अस्सलाम वालेकुम वीवर्स रीडर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू माय चैनल नावेल हब्स। चलिए जी, हम लोग का जो नावेल है वो इश्क जो ममनू न रहा, असकलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी, पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी 5वीं किस्त की जानिब। साहिर को फ़्लाइट से फ्री होने में शाम के 5 बज गए। ऊपर से इस कदर थका हुआ था कि अपना ही डिनर का प्लान जहर लगा। दिल चाहा बस बिस्तर मिले और लंबी तान कर सो जाए, लेकिन ईमान को डिनर पर ले जाने के लिए मौसूफ मूड बनाने पे आमादा भी जल्द हो गए। एयरपोर्ट से घर आकर नहाए, चेंज किया और सीधा जलवे भी गए था अपने शहर से आलम जहाँ के फिज़ा में मदहोश करता। बाबा और जियान अंकल के कंबाइन ऑफिस चला गया। लगे हाथ इन दोनों हैंडसम यारों के साथ शाम की चाय और ऑफिस के लॉन में पी और साहिर ने डिनर की परमिशन भी ले ली। और इसी के बाद अचानक रुखसती का जिक्र हुआ, क्योंकि जियान चाहते थे कि अदा और ईमान की रुखसती कंबाइन हो जाए, क्योंकि कहीं वो अंदर से अनान के रद्द अमल से डरे हुए थे। इन्हें क्या खबर, ईमान इस बेचारे को जल्द इस पर शुक्र करने पर मजबूर करने वाली है। तुम क्या कहते हो साहिर? रुखसती के हवाले से साहिर अभी मुनासिब वक्त न समझता था। चेहरे पर हर एहसास आरी महसूस हुआ। अभी रुखसती बहुत जल्दी हो जाएगा जियान अंकल, शायद ईमान इतनी जल्दी ये चेंज कबूल न कर सके। बाकी जैसा आप दोनों को मुनासिब लगे, मैं इसकी खुशी और मर्ज़ी जानने के बाद ही फ़ैसला लूँगा। साहिर ने अपनी मर्ज़ी का इख्तियार ईमान पर छोड़ा, जिस पर जियान और जिहान ने आपसे मुस्कुराहट का तबादला किया। अन्नान को इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बेहतर कदम है। वो हर किस्म की उम्मीद से निकलेगा, तभी आगे बढ़ेगा। बाकी ईमान के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये तब्दीली मुतासिर कुन होगी। दोनों घर उसके अपने हैं। जिहान को तो अल्लाह मौका देता अपने अरमान निकालने का। जियान अंकल की मौजूदगी का लिहाज था, वरना साहिर इनको एक बार भी जल्दी मचाने पर गुस्सा दिखाता। ईमान से तो पूछने थे, आप दो यार लगता है जब जब शांत बैठे बस टॉपिक शादी खाना आबादी की ही होती हैं। खैर मैं निकलता हूँ। साहिर जाते जाते भी जैसे दोनों को औरतें वाली हिस्स को नॉमिनेट किए जता कर गया था। जिहान और जियान इसके जाते ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। क्या ईमान को पसंद करता है? ये सवाल करते जियान बहुत मसरूर थे, जिस पर जिहान ने उठकर अपने कल से दुखी आत्मा बने यार को पकड़कर शानों से थामा। दिलो जान से तुम लोग अंदर ही अंदर ईमान को रुखसत करने की तैयारी पकड़ लो। दोनों को कोई एतराज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जिहान ने मुस्कुराते यकीन दिलाते जुमले को जिहान को निहाल कर गए। वहीं लगभग 7 बजे एक टैक्सी वाला आलम हाउस के मेन गेट के बाहर अपनी गाड़ी रोक चुका था और सियाह चश्मा आंखों पर चढ़ाए खूबसूरत बोस्की के नए निकोर दमकते सूट पर ड्रेस कोट पहने, पैर बिजनेस शूज़ में मुक़य्यद किए, वो जेंटलमैन से ओल्डी कोई और नहीं शुजा बहादुर अलवी साहब थे, जो टैक्सी वाले से मुफ्त की बहस के बाद इसे ईमानदारी का दर्स दे रहे थे। ओए, क्या मुझे बूढ़ा समझ कर लूटने का प्लान था? हद तेरी की, खबीस उम्र देख और फ्रॉड देख। ना तूने ऊपर जाकर रब को मुंह नहीं दिखाना, पहले ही फटकार पड़ी है। जब किराया 550 बन रहा है तो मेरे से 700 का है कि मांगे। हक हलाल की कमाता हूँ, बैंक नहीं लूटता पुत्र कि तुम जैसे खलरे को मुंह भरूं। अब ना तेरी ना मेरी 400 पे मामला जनकर। टैक्सी ड्राइवर बेचारा तो इस वक्त कोस रहा था जब इन बड़े मियाँ को अपनी गाड़ी की ऑफ़र की। 400 पर तो बेचारे ड्राइवर की हवा कसी। बाबा जी अब आप ज्यादती कर रहे, कम से कम 550 तो दे। ड्राइवर ने मिस्कीनियत के संग एहतजाज किया। बाबा होगा तू, तेरे होते सोते होंगे। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 16 साल का था जब मेरा ब्याह हुआ। बुजुर्गी भी ज़रा जल्दी आ गई। इसका ये मतलब नहीं कि तेरे जैसा 60 साल भी मेरे सामने चुन्ना मुन्ना बने। शुजा साहब इस बार ज़रा कफ लगाना भूल गए थे, वरना इस उम्र में भी सर के सलामत सारे बाल रंग का सिया काला करना उनका सबसे मनपसंद मशगला था। खुदा का खौफ करे बड़े मियाँ, मेरी से बड़ी तो आपकी औलाद है। गाड़ी में आपने ही अपना शर्राए नसब बताया था, पता नहीं कितने नवासिया गिनवाए। ये मेरे हाथ देखे, 400 ही दे दे और जान छोड़े मेरी। ड्राइवर बेचारा हाथ जोड़ता मिनमिनाया, जिस पर शुजा साहब शर अंगेज कहा लगाते पहले हंसे, फिर कड़कते 100 के 4 नोट ड्राइवर के हाथ में किसी रईस की दी सौगात की मानिंद थमाए। ये हुई ना बात। शुजा अलवी से कोई नहीं जीत सकता, मेरी सादा अल्लाह बख्शे, यही कहकर हाथ जोड़ लिया करती थी। हाँ हाँ जा मेरे बच्चे, 400 से मौज कर। नहायत पल्ले दर्जे की दरिया दिली दिखाते वह हंसकर आलम हाउस की तरफ बढ़े, जिस पर ड्राइवर ने मुंह भी सोड़ते 400 को दुख से देखा।
इसे वर्ल्ड टूर ही ना कर लूँ। संकी बाबा। टैक्सी ड्राइवर रोनी शक्ल बनाए पैसों को तकता ड्राइविंग सीट संभाले जन से गाड़ी भगा गया, जबकि साजो सामान से लदे शुजा अलवी जैसे ही आलम हाउस में एंटर हुए उनके सामान में मौजूद खाने पीने की चीज़ों की ऐसी खुशबू फैली कि लीजा, हादी और ईमान सबसे पहले गोली के मानंद बाहर दौड़े और शुजा साहब हंस कर अपने तीनों छोटे पटाखों को अपने सीने में समूह कर खिलखिलाकर हंस दिए। पीछे पीछे बाकी अफराद खाना भी मुस्कुराते चेहरों के संग बाहर लपकी। गोया शुजा बहादुर अलवी नहीं आए थे, बल्कि अलम हाउस में छाए जमूद की बैंड बजने वाली थी। सब बच्चा पार्टी को लाड़ प्यार देने के बाद जब शुजा साहब की नज़र अपनी जान से प्यारी बेटियों पर गई तो सफ़र की सारी थकावट जिस्म से परवास कर गई। बाबा जान, रोहा और अरीशा बैक बात मोहब्बत व जज्ब से बोली, जिस पर शुजा साहब ने 3 छुटके लाडलों से ध्यान हटाए, उनको अपनी लाई सौगातें थमाई और लपक कर दोनों लाडलियों को अपने सीने में आसूदगी से समाया। कलेजा ठंडा हुआ। मेरे दिल और आंखों की ठंड, मेरी नेमतें, मेरी जानें, मेरी सौदा की अमानतें। बाबा की शफकत और प्यार से इतने माह बाद पाए दोनों ही इमोशनल हुई, जबकि लीजा, हादी और ईमान तो नाना जान की बंद बैग और थैलियों से मज़े की बेकरी के पकवान निकाल कर चलना भी शुरू हो चुके थे। ऐदा से वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते थे, क्योंकि इब्राहिम न सिर्फ छोटा दामाद था बल्कि शतरंज में इनका साथी था। इसकी मौत के बाद शुजा साहब ने शतरंज ही छोड़ दी थी और ऐदा, हादी और अन्नान को जब भी देखते इब्राहिम बहुत शिद्दत से याद आता, मेरी सियानी जिनजान, कहाँ है वो तेरा वो आइस। नाना जान के प्यास से माथा चूम कर ऐदा से पूछने पर वो प्यारा सा मुस्कुराई, काम काम और सिर्फ काम नानू। ऐदा मसनूई उदासी से शिकायत के मुस्काई, जिस पर वो पूरा समूह बनाते बहुत क्यूट लगे। शादी हो रही थी जनाब मन की, पर काम करने से बाज नहीं आए। आले ज़रा वापस। इसके लंबे कान खींच कर और लंबे ना किए तो मेरा नाम भी शुजा बहादुर अलवी नहीं। इतनी सोनी वोटी के साथ ब्याह की तैयारी करने के बीच आग लगे काम को। शुजा साहब के लाड भी हर उम्र के अपने लाडले के हिसाब से थे। वो सबके दोस्त थे। आखिर में ज़ियान के करीब आए, जिस पर वो अपने बड़े दामाद को गर्मजोशी से घोट कर अपने सीने से लगा गए। बहुत खुशी हुई आपको देखकर बाबा जान। अलम हाउस में असल शादी का मज़ा तो अब आएगा। ज़ियान भी खुलकर हंसे। तेहोर की ढोल ढुमक्के ठुमके और मेरा यार बनेगा ना डीजे, अपनी वोटी के साथ ऐन शादी पर पहुंच जाएगा। नाना जान आइए और उनके दोस्त ना आए, ऐसा तो मुमकिन न था। सब हंसे। वही अपनी ईमान के निकाह की खबर पहले उनको पहुंच चुकी थी, जबकि रोहा ने भी अन्नान के बारे में आते ही सब पापा को बताया। किधर है वो खोते का साया, बुला कर लाओ ज़रा उसे। नाना जान के गिर्द सभी अंदर लाउंज में घेरे डाले बैठे थे। उनके हाथ पर बटर पेस्ट्री के साथ ऐदा ने जल्दी शाम की चाय बनाई। पिज़्ज़ा और सब मज़ेदार उनकी स्पेशल पफ पेस्ट्री थी। मैं बुला कर लाती। ईमान ने फ़ौरन हाथ उठाए अन्नान के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। रूम में ज़ोए अपने प्लान, जो उसने अन्नान की आंखों में धूल झोंकने को बनाया वो बता रही थी। दोनों ग्लास वॉल के पास खड़े थे, जहाँ से पूरा गार्डन एरिया नजर आ रहा था। अन्नान वो और एक दूसरे के लिए जहर कातिल थे। ये दोनों की आंख एक दूसरे को धाड़ धाड़ कर कह रही थी, प्लान अच्छा है, लेकिन इस सब के बीच ईमान को खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम अपनी कब्र अपनी जिंदा आंखों से देखने के लिए तैयार रहना। अम्मा ने सपाट लहजे के आखिर तक वैशी होने पर ज़ोई की आंखों में नफरत से छलकी। इससे पहले ज़ोई करीब होकर अन्नान का गिरबान पकड़ती, इसी लम्हे रूम का दरवाज़ा खुला। ज़ोई वही मोहतात हुई रुकी। अन्नान ने भी आहट पर अचंभे से गर्दन मोड़ी, जबकि दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर ईमान को तो आग ही लग गई। विपरी मौज की तरह वो न सिर्फ अंदर कमरे में बल्कि अन्नान की बाजू पकड़कर दूसरे हाथ से ज़ोई को इसके साए तक से परे धकेला। ज़ोई को इसके धक्के पर मुश्किल अपना हाथ उठने से रोक सकी, क्योंकि अन्नान ने सर्द नज़रों से ज़ोई को तंबी की, जिस पर वो अपना हाथ उठाते हाथ की मुट्ठी भींच गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ज़ोई टोए मोए, मेरे अशबू के अन्नान के इतने पास खड़ा तक होने की? तुम्हें ज़बान से समझाया है ना कि ये तुम्हारा नहीं, खबरदार जो अपना मनूस मुंह उठाकर कभी तुम इसके पास आई और तुम, अगर मुझे पता चला ना तुम दो तोता मैना वाला कोई सीन हुआ, बता रही हूँ आग लगा दूंगी तुम्हारे इस कमरे को, ज़ोई बीबी समेत। ईमान का इस लम्हे सच में दिल किया कि अपने नाखून ज़ोई की घुरती आंखों में गाड़ भी देती अगर अन्नान उसे ज़ोई के बाल नोचने से बर वक्त न रोकता, और तभी वो इसे भी तैश के संग लफ्ज़ों में रगड़ गई। तोता मैंने वाला सीन की ज़ोई को तो समझ नहीं, अलबत्ता अन्नान ज़रूर मुस्कुराता आता नजर आया। किस किस्म की पागल का जन है ये तुम्हारी, डिस्कस्टिंग। ज़ोई इसकी जिंदा जला कर भस्म करते तेवर देखती वही ग्लास डोर खोलती कमरे से भाग निकली। डिस्कस्टिंग होगी तुम्हारा सारा कमीना खानदान, तुम्हारा वो खच्चर बाप, तुम जैसी को पैदा करके हमारे सरों पे थोप दें। मैं तुम्हारी जान ना ले लूँ अगर तुमने अन्नान को टच भी करो।
कलमुही जन्म जली। ईमान पीछे ही जाकर जोई के सिल्वर बाल नोचती, मगर अन्ना ने फौरी ग्लास डोर बंद किया, वरना ईमान साहिबा लाशी गिरा डालती। जब गुस्सा थमा तो वो पलटी, जहाँ वो मुस्कुराती आंखों से ईमान का सुर्ख भबूल चेहरा की फुर्सत से वो गहराई से देख रहा था। एक लम्हा ईमान भी अपने रद्द अमल पे थोड़ा घबराई। तुम की बातें खोलकर नमा नमा हंस रहे हो, तुम सिर्फ अशबू के हो। इन फ्यूचर सिर्फ वो तुम्हें देख सकेगी, सिर्फ वही टच करेगी, सिर्फ वही प्यार करेगी। अब अगर मैंने इस मनहूस डायन को तुम्हारे इतने करीब देखा तो इसकी कमीज़ में मेरा लाल बैग डाल दूंगी। ईमान को अन्नान की मुस्कुराहट और तपा गई। मैंने तो ये हर हक तुम्हें देना चाहा था ईमान। अन्नान की आंखों में चली आई लाहसली की तकलीफ बहुत बुरी थी, जिस पर ईमान भी लम्हा भर उदास हुए। लेकिन मैं तुमसे नहीं, ऐसा सब कुछ साहिर से चाहती हूँ लंगूर। प्लीज़ समझो इस बात को। अशबू तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम मुझे भी भूल जाओगे। वो मुझे प्यारी है तो क्या तुम्हें नहीं हो सकती? हमेशा से हम दो की पसंद एक ही रही है अन्नान। मैं चाहती हूँ इस बार भी हमारी पसंद एक हो जाए। ईमान का मुंह से साहिर का जिक्र अन्नान के अंदर बुझी राख में चिंगारी सुलगा गया। इसकी कनपट्टी गर्दन यहाँ तक के भींची मुट्ठियों की रगें उभरी। नफरत दबाना एक मुश्किल काम था, इसका ईमान को अन्नान को देख कर हुआ। अन्नान ने कदूरा से ईमान को देखा। मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरी दोस्त मेरी मिल्कियत में चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? साहिर के करीब मत हो प्लीज़, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? अन्नान की बेबसी पर ईमान को दुख भी था और इसके इख्तिताम में मुल्तजियाना लहजे से खौफ भी आया। जब तक तुम मेंटली सेटल नहीं होते मैं रुखसती नहीं करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ खुद को एक बार अशबा के लिए मना कर देखो। ईमान का एक बार फिर वादा करना अन्नान को हंसा गया। वो हंसता इस वक्त जहर लगा। तुम ये वादा भी तोड़ दोगी क्योंकि अन्नान अब सेटल नहीं होगा। अन्नान के लहजे में टूट फूट हुई थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? इस लड़की को छोड़ दो, जिसने वादा तोड़ा वो तो अपनी भी नहीं रही लंगूर। इस ईमान को देखो जो बेस्टी है तुम्हारी। क्या तुम मेरे लिए अशबा के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकते? ईमान का ये मोहब्बत और आज से कुछ मांगना अन्नान के सर आंखों पर था और बुरा बनने के बीच रुकावट भी। मगर वो क्या करता? साहिर और ईमान को साथ देखता तो दम घुटता था। क्या तुमने मेरे लिए साहिर को छोड़ा? अन्ना ने सितम की हद की। इस सवाल ने ईमान से लम्हा भर क़ुव्वत गवाही सल्ब की। नहीं, क्योंकि वो मुझसे कभी छोड़े नहीं जाएंगे, इतना मालूम है मुझे। ईमान के जवाब पर अन्ना ने कर गुस्से से उसे देखा। यू लव हिम? मुझे तो डर था वो ना मोहब्बत कर ले तुमसे। तुमने तो मेरे डर की हस्ती रोल दी ईमान। अन्नान के लहजे में अजियत ही अजियत थी। ईमान ने लहज़ा भर रोहन से होते नज़र झुकाई। मुझे कुछ नहीं पता। ईमान ने इसे टाला, लेकिन इसे उम्मीद ना था कि उसके बाजू को बुरी तरह जकड़ कर उसे तकलीफ पहुँचाएगा। मत करना उससे मोहब्बत, इसे ढूंढती रह जाओगी ईमान, और उसे मेरी धमकी मत समझना। ईमान ने कहते ही झटके से इसकी बाजू छोड़ी। उससे पहले जाता ईमान की आवाज़ पर रुका। तुम जितने बुरे हो जाओ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे कभी रुलाओगे नहीं। तुमसे ईमान की ये साहिर नामी खुशी नहीं सही जा रही ना तकलीफ़ भी नहीं सह सकोगे मेरी। अब ये गब्बर पन्ने को साइड पर करके धमकियों का पिंडाल समेटो और जाकर नानों को पेशी दो। तुम्हारी दिमाग की चर्बी वही पिघलाएंगे। ईमान को इसकी धमकी का रत्ती बराबर भी असर न हुआ। देखें अन्नान सर तब पैर घुमा, जी चाहा अपना ही सर कहीं दे मारे। मुठिया कसता व गुस्से को इंतहाई जब से दबाई कमरे से निकला, जबकि ईमान ने कराते हुए अपने दर्द करती बाजू मसले और खूंखा नजर लान में घूमती जोई पर डाली। फ़ोन था नहीं, सो बेचारी सख्त बोर हो रही थी। और तुम जोए बीबी बोर होकर ही मरोगी। मुँह पिसोर कर जोए को घूरे। खुद ईमान भी कमरे से निकले, मगर वापस आते वही किचन में बाहर बनी टेबल पर पड़े अपने फ़ोन पर आई मैसेज ने इसकी तवज्जो खींची, जिस पर वो रुकी। आधे घंटे तक पिक कर लूँगा डिनर के लिए। साहिर का याद ध्यानी का मैसेज पढ़ते हुए बाजू का दर्द भूले मुस्कुराती हुई फ़ोन लिए कमरे की तरफ भाग गई। ऐदा मम्मी और ताई जान के साथ किचन में डिनर बनाने में मदद कर रही थी, तभी इसका फ़ोन रिंग किया। फ़ोन पर स्क्रीन पर आइस आलिम का नाम देखकर रोहा और अरीशा मुस्कुराई और ऐदा को जाकर बात करने की इजाज़त दी, जिस पर वो किचन से निकली और मुस्कुराती छत पर चली गई। आइस की मीटिंग बहुत लंबी थी, तभी आइस काफ़ी थक कर वापस होटल आया। कमरा लग्जरी था, पर ऐदा को पूरा दिन न देखने की थकन सिर्फ इसकी खूबसूरत मन लुभाती आवाज़ ही उतार सकती थी। तभी वजीहा व पुररोब जनाब ने कॉल मिलाई। आइस आप ठीक है? ऐदा ने छत पर आते ही हर सिमत फिज़ा में फैली मध्यम सी ठंडक में सांस भरे कॉल रिसीव किए। पहला सवाल ही चाशनी व फिक्र भरे लहजे में किया। आइस टाई की नॉट खोलते गर्दन से खींच कर निकाली और शर्ट के 2 बटन खोलता वही नर्म मैटर्स पर बैठते ही गिनने के अंदाज में लेटा। आई मिस यू ऐदा। आइस की पुरखुमार आवाज़ सुने। ऐदा के होठों पर सुरूर भरी मुस्कुराहट ठुमकी। एक ही दिन में वह शरीर सा मुस्काई।
1 सेकंड भी बहुत है। सोचा था जिस तरह मुझे टरका कर चलता किया था, नाराज़ रहूँगा, कॉल मैसेज कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी आदत और मोहब्बत मार डालेगी मुझे। आइस की मोहब्बत के आगे ऐदा इस बार आंखें नम हुई। एक दिल चाहा कि इसे जो सच्चाई सामने नहीं की कह सकी फ़ोन पर कह दे, लेकिन जब आइस की शिद्दत पसंदी सोची तो इसने इस बेरहम का ख्याल के ऐदा की सोचें ज़ख्मी कर डाली। ऐसा फजूल मत बोला करें, आपको मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। ऐदा की आवाज़ में महसूस कुन नमी पर आइस घबरा कर उठ बैठा। ऐदा, वो इसे जैसे पुकारा। ऐदा के दिल में बेकरारी का जिहान मचला। जी आइस, वो इससे दुगनी बेकरार थी। उफ, ये जी सामने होती ना तो। आइस के अंदर इतने दूर बैठे जो जी ना आया, उस पर ऐदा के यहाँ मौजूद हाथ पैर कांपे। होश में आए प्लीज़, क्या हो गया है? ऐदा की मासूमाना डांट पर वो मुस्कुरा था, वापस लेटा। आकर बताऊंगा। खैर, फरजाम साया का एक बहुत करीबी आदमी हाथ लग गया है मेरे, अभी थक गया हूँ, सो कल मिलूंगा उससे। उम्मीद है जल्द इससे वीडियो लेकर वापसी हो जाएगी। आइस को सब जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। तभी ऐदा भी फिक्रमंद हुई। जो भी है अपना ख्याल रखिएगा। ऐदा का प्यार से ताकीद करना आइस को सुकून देता था। जब तुम ख्याल रखने का कहते हो, इतनी प्यारी लगती हो, तो ख्याल रखते हुए कैसी लगोगी ऐदा? आइस के अंदर वाकई दूर जाकर किसी तरह से आशिक की रूह घुसी थी। यही सोचकर ऐदा शर्म की मुस्कुराई। बहुत इरिटेटिंग लगूंगी, और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतनी दूर से इजहार करना इसकी आदत थी, और आइस आलम इसी आदत का शिदाई। मैं तुम्हें खुद को बहुत जल्द प्यार करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी वापसी पर ही छोटा मोटा तकाजा कर दूँ, क्योंकि चंद दिन रह गए हमारे मिलने में। बहुत आजमाया है तुमने मुझे ऐदा, अब मेरी बस हो गई है। आइस के जुमले में साफ साफ गुर्बत की तिश्नगी आया थी, जिस पर ऐदा की पल के शर्म से बोझल हुई। बस ना आइस, वापस आ जाए खैरियत से। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं रख रही हूँ फ़ोन। ऐदा से बात करना वो मुश्किल कर चुका था। तभी इसे अलवाई से उम्मीद में मदहोश के राब्ता तोड़ गई। ऐदा मेरे दिल की धड़कन। वो इसके राब्ते तोड़ने पर खुमारी से कहकर आंखें मूंद गया। अपना खूबसूरत हाथ दिल से लगाए, क्योंकि इसे ऐदा का नाम दिल में रखे हुए उम्र बीत गई थी। पहली बार साहिर के साथ बाहर जा रही हो। तहजीब व तमीज़ का भरपूर ख्याल रखना, और हाँ, इतना खाना ऑर्डर रखना जितना खा सको। बाबा जान की खाने की वाली पिटारी अभी तुम सब भूखों के ने खाली की है, तो मुझे तो फिक्र हो रही है। अरीशा को तो जब से जियान ने डिनर का बताया, अपना सर थामे हुई थी, जबकि अपनी नायाब औलाद की खोई पेट का राज मासूम दामाद पर ना खोले। जबकि मम्मा की हिदायत पर ड्रेसिंग के सामने ऐदा अपिया की चूस की स्नो वाइट ड्रेस के साथ मैचिंग पर्ल इयररिंग्स कानों से लगाए शरारत भरा मुस्कुराए। मम्मा, मैं बस सैलेड लूँगी, आप फिक्र मत करें। साहिर जी पे फुल इम्प्रेशन डालने वाली हूँ। उनकी वाइफ कितनी डिसेंट है, आप चाहे बेफिक्र होकर, नहीं करती कोई ब्लंडर। ईमान ने बेनियाजी से कंधे उचकाते मम्मा को तो बेफिक्र की कमरे से चलता कि अलबत्ता इसका जोड़ा प्रेस करके रूम में आती ऐदा ज़रूर इसके खुले कल बालों को देखकर मुस्कुराई, जो ईमान ने नीचे से स्पेशल फरमाइश पर ऐदा से कल करवाए थे। इस बांकी पे इंतहा के सच रहे। पहली बार ऑफिशियली इनके साथ जा रही हूँ, कोई गिफ्ट नहीं दोगी इनको? ऐदा ने इसको स्नो वाइट पर बहुत प्यारा फुल वॉल्यूम वाला फ्रॉक मैट्रेस पर रखा, जिसके दामन में घेरे पर सफ़ेद मोती और पीले राइनस्टोन की लाइन थी, जो सेम बूट शेप गले और तंग चूड़ीदार बाजू के साथ किनारे पर भी पजामा बिल्कुल टाइट था, और फ्रॉक के वॉल्यूम में छुप जाने वाला था। जबकि दुपट्टा शिफॉन वाइट मगर इस पर बड़े बड़े सनफ्लावर प्रिंट इसे जाजी व शौक बना रहे थे। कमर पे आगे पीछे डोरी थी, जिससे फ्रॉक की कमर से फिटिंग की जा सकती थी। ईमान और लिज़ा दोनों की ड्रेस डिज़ाइनर ऐदा थी। अपिया के गिफ्ट वाले मशवरे पर ईमान फौरी पलटी। सुनहरी आंखें इजाफी चमक से भरी थी। गिफ्ट? अपिया, लड़कियों को तो बंदा बहुत सी चॉइस है, गिफ्ट दे सकता है, लेकिन लड़कों को क्या गिफ्ट करते हैं? मीन्स अन्नान को तो मैंने हमेशा बॉडी स्प्रे, शर्ट्स और इसकी फेवरेट परफ्यूम्स ही गिफ्ट किए हैं। मुझे तो पता नहीं साहिर को क्या पसंद है, ईमान ने उदासी से बताया, जिस पर ऐदा ने मुस्कुरा कर इसे इशारा किया, जिस पर वो फौरी ड्रेसिंग पर रखे केस को देखने लगी। ये क्या है अपिया? ईमान ने खुशगवार हैरत से कपल रिंग्स केस उठाया, जिस पर ऐदा ने प्यार से इसकी गाल सहलाई। ये हमारी फैमिली की रस्म है। तुम दो की वेडिंग रिंग्स जो निकाह पर बन नहीं सकी थी, बहुत उजलत में हुआ। अभी कुछ देर पहले ज्वेलर देकर गए। साहिर भाई को गोल्ड कुछ पसंद नहीं, ऐसा जिहान अंकल से पता चला था। सो ताया जान ने साहिर के रिंग में प्योर सिल्वर गोल्ड की कॉम्बो में बनवाई हैं, और तुम्हें भी, क्योंकि ये कपल सेट था, तो तुम इनके हाथ से अपनी पहन लेना और उनको खुद पहना देना। बेस्ट गिफ्ट।
ईमान ने मुस्कुराते हुए जब वो केस खोला तो वह एक जैसी इंतहाई खूबसूरत वेडिंग सिल्वर रिंग्स देखकर खिलखिला उठी। इसकी रंग में खूबसूरत सा इस रिंग में खूबसूरत सा डायमंड नस्ब था। ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत रिंग्स। अभी ये तो बेस्ट गिफ्ट है। हम दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते कितने प्यारे लगेंगे। उफ, मेरा दिल चाह रहा है कि इनकी वाले भी रख लो। हाय और ओए रब्बा, शादी तो बहुत मज़े की चीज़ है। कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें और फीलिंग्स है। ईमान की खुशी पर एदा हंस पड़ी क्योंकि वो रिंग्स को देखकर आधी बावली हो चुकी थी। हाँ हाँ पागल। ओके, अब चेंज करो ताकि तुम्हारी लाइट सा मेकअप कर दूँ। साहिर भाई आते ही होंगे। एदा ने इसकी गाल सहलाते प्यार से काम लगाया। 5 मिनट में ईमान ड्रेस बदल कर आई तो एक लम्हा एदा इस पर सस्ते जोड़े को दिखी। साकिन रह गई परफेक्ट फिट के साथ। इनके निखरे रंगों में वो सच में हसीन और क्यूट लग रही थी। आज साहिर भाई को अल्लाह ही हौसला दे। मेरी बिल्लो रानी का निकाह होते ही तुम ज़्यादा प्यारी क्यों हो गई हो। लगता है उनकी मोहब्बत में मेरी गुड़िया को रास आ रही है। अजा रेडी कर दूँ तुम्हें। हिल्स पहन लो। हील्स भी सिंपल वाइट जो ईमान के पैरों पर खब और जज दोनों गई। ऐदा ने मोहतरमा का बहुत नेचुरल सा लुक रखा, ना बहुत बोल्ड ना बहुत लाइट। वाइट येलो के साथ लिप टिंट नेचुरल पिंक रखा क्योंकि ईमान की उम्र पर यही सूट कर रहा था। अब मैं बूढ़ी भी हो गई तो अपने कपड़े आपसे ही डिज़ाइन करवाऊंगी, ओके ना। ईमान को अपना ड्रेस खुद भी दीवाना कर रहा था। ऊपर से बाल खोलकर मजीद लड़की साहिर के शहर से टकराने की कोशिश के इरादे में थी। ओके डन। और हाँ, कोशिश करना बोंगिया मत मारो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बेसाख्ता जुमले पर साहिर भाई को डरा दे। वो सोच में पड़ जाए कि किस आफत से पाला पड़ गया। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत इंजॉय करना। हैदा ने इसकी तैयारी मुकम्मल होते एक बार फिर ताकीद की, जिस पर वो हंसकर अपिया से लिपटी। उन्होंने मुझे पसंद किया तो मेरी बोंगियों समेत किया होगा ना। उनको पता चलना चाहिए अपिया किस चुड़ैल से वास्ता पड़ रहा है। हॉर्न लगता है वो आ गए। अपिया मेरे साथ दरवाजे तक चले क्योंकि अन्नान का सामना हुआ ना एवी वो सुन बैठेगा मुझसे। मैं नहीं चाहती मेरा मूड ख़राब हो। ईमान की बेताबी तकते एदा हंसकर इसके साथ ही रवाना हुई। अपने क्लच में फ़ोन और रिंग्स घुसाए। ईमान ने जाते जाते एक आखिरी नज़र अपने बहकते दिलकश सरापे पर डाली और बाहर निकली। फिक्र मत करो, अन्नान को नाना जान ने काबू किया है। क्लास हो रही है उसकी, टिका कर आ जाओ। एदा उसके साथ बाहर पोस्ट तक आई और गेट के पास पहुंचकर चौकीदार बाबा से साहिर के आने की खबर ली और ज़रा नर्वस होती ईमान की तरफ पलटी। अपिया घबराहट हो रही है। अंदर से पुरएतमाद आती ईमान जब गेट पर पहुंची तो हाथ पे न जाने क्यों ठंडे पड़े। वाह जी, ईमान साहिबा घबरा रही है। कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल सा डिनर होगा, जाओ वेट कर रहे हैं। और हाँ, मिलते ही पहले सलाम करना। एदा ने ईमान को तसल्ली देते कंपोज किया, जिस पर वो गहरा सांस भरती अपनी घबराहट को छुपाए गेट क्रॉस करके बाहर निकली। जब अपनी गाड़ी के साथ लग कर खड़े साहिर को देखकर रहा सहा एतमाद भी पानी भरने रवाना हुआ। ब्लैक पैंट हमरा वाइट चमकती शर्ट और ब्लैक ही ज़रा शाइनी लाइन वाली ब्लेजर पहने, पैर ऑक्सफोर्ड शूज़ में मुकीद, सर के बाल बहुत सलीके से बिठाए। वो अपनी ज़रा सी आम से हट कर तैयारी से ही ईमान के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बन चुका था। लेकिन कोई साहिर से पूछता कि सहर क्या है, वो तो बिना सोचे कहता उसकी आंखों के सामने खड़ी ईमान तकवीर ईमान। अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो ये भी बता चुकी थी वो मर मिटी है। फिर भी नज़र झुकाकर अपने मदहोश ना होने का भरम रखे वो चंद कदम उठाती साहिर के करीब आई। वो एक खूबसूरत और मुनफरिद खुशबू लगाता था जो कम अज़ कम ईमान ने उसके अलावा कहीं महसूस न की थी। वो एक वालेहाना नज़र के संग उसे देखता था। वो ऐसी नज़र ईमान के लिए पूरी दुनिया में वही एक थी। अस्सलाम वालेकुम कहने को वो यही लगी थी कि साहिर नाम का गलत फ़ायदा उठाने की जुर्रत कैसे की आपने। पर एदा अपिया की ताकीद उड़े हवासों के बावजूद जहन की सलामत में रह गई। साहिर ने अपने खूबसूरत होठों पर हुमकती मुस्कुराहट वापस हलक में उंडेली। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। ईमान की गिरती उठती पलकों के अंदर इसके अंदर ठाटे मारती बेखुद मौजों को खबर पाए वो सामने से अपने डायरेक्ट जलवे समेटता हटा और फ्रंट सीट के जानिब इसे बैठने की पेशकश करता कार का डोर ओपन किया, जिस पर वो फौरी बिना साहिर को देखे अपनी रनाइयों समेत अंदर बैठी। अपना हवा से उड़ जाता दुपट्टा समेट कर संभाला, जिस पर साहिर ने डोर बंद किया और घूमकर अपने जानिब आते ड्राइविंग सीट संभाली। वो साहिर के जहर में ऐसी महफती के सीट बेल्ट बांधना तक याद न रहा। वो तो जब साहिर का अपनी तरफ देखना महसूस हुआ तो घबराई सी नज़र उठा सकी। मैं तो वही साहिर हूँ, तुम वो ईमान नहीं हो। साहिर का आम सा शिकवा को ना जुमला ईमान को होश में लाया। क्या मतलब, मैं वो ईमान नहीं लग रही? मेकअप करवाया है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कि मेरा मुंह बदल गया। रुके, देखने दे। ईमान को अपने चेहरे की फिक्र ने हल्कान किया और जब फ्रंट मिरर में अपनी ही शक्ल नज़र आई तो सुकून पाते मुस्कुराए। जब इसी लम्हे जब साहिर से नज़र मिली तो वहाँ भी खुशी की हुमक कलर आंखों में तैरती दिखाई दी। वही तो हूँ,
ایمان کی لجائی سی سرگوشی خوبصورت تھی یا نہیں، ظاہر کو زندگی جیسی لگی، ہٹا نہیں پا رہا اپنی نظر۔ پہلے ایسے نہیں ہوا کبھی۔ ظاہر کے جواب پر ایمان کی مسکراہٹ اس کی ہونٹوں سے غائب ہوئی۔ میں نے جب خود کو دیکھا میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ فکر مت کریں، منہ دھلے گا تو وہی ایمان نکلے گی۔ وہ اپنے آپ کو بہلاتی ہوئی ساحر کو مائل کر رہی تھی، اگر جانتی تو خاموش ہو جاتی، یعنی میری ایمان۔ ساحر کی گہری نظر رکھے سوال پر ایمان کے ہاتھ بیٹ مس ہوئی۔ ایسے مت دیکھے پلیز۔ ایمان کو مقابل کی مسکراہٹ کے ساتھ بے خودی دکھائی دی تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اتری۔ اوکے چلتے ہیں۔ فوری اپنا دھیان ایمان سے ہٹائے ساحر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایمان نے دل میں شکر کرتے نظر گھما کر پھری، کیونکہ گاڑی میں اس وقت جو 5 سانسوں کی حدت جمع تھی اس میں ساحر کی خوشبو کھل چکی تھی۔ گلاس ہٹا لو تھوڑا سا۔ ایمان سے چند لمحے یہ سب سہن ہوا۔ بے قراری سے گردن گھمائی، جس پر ساحر نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ ایمان نے ذرا سا گلاس ہٹایا تو رات کی پہر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے سے ٹکرا کر اس کی ساحر کی قربت کے سبب عام ہوتی، غائب ہوتی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر واپس بکھیر گئے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ان سے اتنا ڈر کیوں رہی ہوں؟ اوف ایمان، یہ سب اتنا آسان بھی نہیں جتنا تو سمجھ رہی تھی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے ابھی دل رک جائے گا؟ اوف۔ ایمان نے گھبرا کر جب اپنی کلائی دیکھنی چاہی تو وہاں کھڑی پورے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی، ماتھا خام آلود ہوا، اور ساحر اس کے ساتھ بیٹھا اس کی اس بدلتی کیفیت سے بے نیاز ہوتا، ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا ایمان، ریلیکس ہو جا، کانپ مت، بے عزتی کروائے گی کیا؟ اپنے اندر کی شیرنی کو جگہ میری جان، بالکل وہی جن سے حق بھی کیا، فارہیڈ کس بھی لی اور آنکھیں بھی تو چومی تھی انہوں نے تیری، پھر کیا موت پڑ رہی تجھے؟ ایمان کا مسلسل خود کو ہمت دلانا اس کی بے چینی اور جان لیوا گھبراہٹ پر ساحر نے بس اپنا ہاتھ بڑھا کر ایمان کے سامنے کیا۔ ساحر کی پھیلی خوبصورت ایمان کے نام کی لکیروں سے بھری ہتھیلی دیکھے ایمان نے سہم کر گردن ترچھی کیے، سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرتے ساحر کو دیکھا اور اپنا ہاتھ جو باقاعدہ کانپ رہا تھا آہستگی سے ساحر کے ہاتھ میں تھمایا، اور ساحر نے جیسے انگلیوں میں انگلی پیوست کرتے جکڑا ایمان کے اندر ہوتی ہلچل، بے قراری اور اضطراب ایک جھٹکے سے سمٹا کہ اس سب پر وہ خود لٹھے کے مانند سفید پڑی۔ خود سے بے مقصد باتیں کرنا زیادہ اچھا ہے یہ میرا ہاتھ پکڑنا۔ اپنی طرف نم آنکھوں سے تکتی ایمان کے لیے اس نے بنا اسے دیکھے سوال چھوڑا۔ ایمان نے نظر جھکا کر اپنے ہاتھ کو ساحر کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتے پھر نم آنکھیں اٹھائی۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں خود سے باتیں کر رہی تھی؟ ایمان کا دل چاہا روئے، کیونکہ تم آواز بلند کر رہی تھی۔ ساحر کے جواب پر ایمان نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوائے۔ ساحر نے بھی اس اچانک افتاد پر بریک لگائی۔ آپ کان بند نہیں کر سکتے تھے چیٹر؟ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ کوئی کسی کی یہ خود سے پرسنل باتیں سنتا ہے کیا؟ وہ سب ایمان کو سخت قسم کی شرمندگی ہوئی، جی جہاں زمین پڑے وہ اس میں سما جائے، کیونکہ وہ باقاعدہ سرگوشیوں میں بھی بول کر اپنی کیفیت کی ہر گہرائی ساحر پہ عیاں کر کے نظر ملانے کی قابل ہی نہیں رہی تھی۔ جبکہ ظاہر اس کی بازو پکڑے ذرا اپنے قریب جھٹکے سے کیا تو وہ بولنا، رونا اور سانس لینا اتنی نزدیکی پر بے اختیار روک گئی۔ ریلیکس، میں نے کان بند کر رکھے تھے، لیکن وہ کہنا میرے محسوس کرنے کی حس، سننے کی حس سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے سنا نہیں تم نے کیا کہا، میں نے محسوس کیا کہ تم نے کیوں کہا۔ وہ بس سادہ لب و لہجے میں جذب سا ملائے بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کی نرم سی جنبش نے اس کی آنکھوں کا فدا کرواتا یقین، اس کے چھونے کا شدید اثر رکھتا لمس، اس کی خوشبو کا گھیرا قربت کا سکون ایمان کو سن سی کیفیت میں لے گیا۔ میں ایمان نے نم ہوتی آنکھوں سے ساحر کو تکتے کچھ کہنا چاہا، جس پر اس کی ہونٹوں پہ انگلی رکھ گیا۔ مجھ سے مت ڈرو ایمان، میں تمہاری ملکیت ہوں۔ نرمی سے اس کی ٹھہری آنکھوں کو تکتے اس کی پیشانی چومتے بنا کوئی آزمائش لیے اس سے دور ہو گیا، لیکن اس کے اس لمس نے الفاظ کی طاقت کے سنگ مل کر ایمان کو پرسکون کر دیا، بے حد راحت بخشی۔ اب چلتے ہیں نا؟ اب چلتے ہیں اسماعیل۔ وہ دوستانہ ہوتے مسکرائے، جس پر ایمان بھی کھویا مسکراتی۔ ساحر نے اس کے بعد ریسٹورنٹ جانے تک کی یہی کوشش کی کہ وہ اپنے رویے میں خمار آنے نہ دے، نظروں میں نہ موجودگی، پھر بھی ایمان کا دل اس کو مسلسل تنگ کیے رہا، اور ساحر کی موجودگی جان پر تواتر سے بنتی رہی۔ آگے کم لوگ تھے کہ یہاں کہ ایک بوڑھے انکل بھی ٹپک پڑے۔ اف زوئے، جلدی کرو اپنا، ورنہ تم ان عجیب لوگوں میں رہ کر مر جاؤ گی۔ شجاع صاحب کی آمد کی خبر اس نک چڑھی زوئے کو بھی ہو گئی تھی، جس پر وہ اور نفرت سے بھری کسی طرح اپنا فون پانے کی جتن کرتے اس نے پورا کمرہ کھنگال ڈالا، اور آخرکار وہ اپنا فون واش روم کے ڈرا کے نیچے رکھی فائلز کے نیچے پڑا مل گیا۔ او میرا فون!
ज़ोई की आंखों में शैतानी टपकी। फौरी अपना फ़ोन ऑन किए, पहली कॉल पॉप्स को की। फरजाम साया खुद भी ज़ोई के पाकिस्तान जाकर रब्ता न करने पर फिक्रमंद था। ऊपर से इसके ख़ास आदमी का गायब होना और तंगी का सबब बना। ज़ोई माई डियर, वेयर आर यू? इफ़ दैट बास्टर्ड अदनान डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, टेल मी, आई विल किल हिम. Why your number was blocked? I am very worried. पॉप्स की फिक्रिया व फितना खैज़ गुफ्तगू सुनती वो नफ़रत भरा मुस्कुराई। Don't worry, I am fine. This time I will return after compensating all my losses. Just protect his video. The the punishment I will give to Annan Ibrahim will make his soul tremble. I will contact you as soon as I am done. पॉप्स की फ़िक्र हटाए ज़ोई ने इस फितनागर आदमी की तशवीह करवाई और राब्ता तोड़कर, मगर फरजाम साया को ज़रूर फ़िक्र पड़ चुकी थी क्योंकि इसके जिस आदमी के पास वो वीडियो थी वो गायब हो चुका था। वहीं दूसरी जानिब अन्नान के तफसीली कारनामे शुजा हैदर के रूह लर्ज़ा चुके थे। नानू अनान कब से इनके पास बैठा था, वो इसे ना देख रहे थे ना देखना चाहते थे, तभी चुपचाप अपना सर इनकी गोद में रख गया। तो उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे खुद था। अपने शरीफ नेक और बावक़ार बाप के नाम तक कसर नहीं लिया। ढीठ हड्डी। शुजा साहब के गुस्से और नाराज़गी में भी ऐसा प्यार था कि उन्होंने अन्नान के दुखते सर को अपनी गोद से महरूम ना किया। ज़िंदगी ने ढीठ बना दिया, वरना मेरा दिल मोम था नानू। मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी है सबने। मेरी आंखों में आपको सुकून नहीं दिखाई देगा। मेरा सुकून मुझसे ईमान को छीन कर ले गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हाँ, पता मैं कहाँ गलत हूँ। इस मर्डर को करने में, ज़ोई के आगे मजबूर होने में, ईमान को खोने पर पागल होने में। वो भले नाराज़ थे, पर अन्नान के आज़रदा जुमलों ने इनको लाजवाब कर दिया। तो खुदगर्जी दिखाने में गलत है पुत्र। वे कमलिया मोहब्बत तो आज़ाद मिजाज पंछी है, इसे कैद करने वाले खुद उम्र भर के लिए भाई लग जाते हैं। ज़ोई को ठिकाने लगा। मुझे एक आंख नहीं भाई वो फिरंगी। तेरे माँ बता रही थी अजबा अपने जिहान की कुड़ी भी तेरे जैसे कोजे को पसंद करती है, तो इसके बारे में सोच। ईमान को अपने साहिल नाल खुश रहने दे। मोहब्बत ना मिले पुत्र तो इसे चुन लो जो आपसे मोहब्बत का धर्म भरे। एक वर्गिया ने दो ईमान थे अजबा, एक जैसी गुडिया, एक जैसी मासूमनिया। क्यों इन दो की बादशाहों वाली मुस्कुराती ज़िंदगी को इकट्ठे गरन लगाने पर तू लाया शो दिया? मैं इधर आइस और तेरे सुख वेखन आया हूँ, अपने दुख न दे मुझे। नाना जान की हसरत भरी बातें इनकी ख्वाहिश अन्नान के दिल का बोझ घटाने के बजाय बढ़ा गई। बड़े कर्ब से इसने सांस खींची। इसने इन दो को प्राइवेसी दी थी क्योंकि सबको उम्मीद थी जो बातें अन्नान को नहीं समझा सके वो शुजा अलवी समझा ना भी सके, पर अन्नान का दिल थोड़ा बहुत बदल देंगे। मैंने कब कहा तक इसे मुझसे मोहब्बत करे, अपना साथ दे देती और कुछ भी ना मांगता। वो मेरी सबसे पहली और अच्छी दोस्त है। मैं फिर वैसी दोस्त कैसे बनाऊं? मैं उसके लिए दिल वसी नहीं कर सकता नानू। हाँ, खुदगर्ज हूँ और मुझे मेरी खुदगर्जी मार भी दे तब भी परवाह नहीं। और मैंने अपना सर उनकी गोद से उठाया, दिल की राख उड़ाता पास से उठने लगा, मगर नाना जान उसे पकड़ कर वापस बिठा भी गए और दोस्तों की तरह बाजू उसके कंधे के गिर्द घायल भी की। तो तू मर जाएगा, मेरी बच्ची रोहा की ज़िंदगी में एक और खसारा दर्ज हो जाएगा। क्या तू ये चाहता है कि वो फिर से जीते जी मरे? तो माफ़ करना लाडले, मैं अब अपनी बच्ची को जीते जी ना मरता हुआ देख सकता हूँ, ना किसी को इसका पहले जैसा दुखियारा दिल तड़पाने की इजाज़त दूंगा। शुजा साहब ज़रा सख्त लहजे में तुर्श बोले, जिस पर अन्ना ने आज़ादगी से गर्दन घुमाई। नाना की जान के सर तासुरात से भरे शफीक चेहरे को देखा। आप मुझे धमका रहे हैं नानू? अन्नान के सवाल में डर और तलखी एक साथ उमड़ी। अपनी औलाद सबको प्यारी होती, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो दोनों। सौदा के मरने के बाद मैं भी मर जाता पुत्र, अगर मेरे अंगर में वो दो चहचहाती चिड़िया न छोड़ कर जाती। अलीशा तो खुश है, सदा खुश रहे मेरी समझदार बेटी। इम्तिहान तो मेरी रोहा के लिए गए हैं, मैं बस उसकी तकलीफ़ की कमी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। न कर कमलिया, पछतावे का साड़ बड़ा सख्त होता है। भड़कती आग से ज़्यादा ताकत होती है इसमें जलाकर भस्म करने की। शुजा अलवी ने अपने दिल के दुख कभी ज़बान पर न लाते, पर आज उनको लगा शायद अन्नान का पत्थर होता दिल यूं ही पिघल सकता है। उनको क्या पता कि कुछ दिलों में रब पत्थर होने की अहलियत देता ही नहीं है, जिसे अन्नान इब्राहिम, जिसे इसे अभी खुद भी पता ना था अपने अंदर का पिघलाव का। और जब मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी इन कुर्बानियों के बीच, वो नानू? अन्ना ने बड़ी मुश्किल से अपनी पथराई आंखों में उमड़ती बेबसी की नमी दबाए पूछा। इसकी टूटी आवाज़ तक भारी हो गई। अशबा को भी लाएंगे हम तुझ कोजे के लिए?
لیکن یاد رکھ عدنان، اگر تو نے اس پاگل پن کے چکر میں ساحر یا ایمان کو نقصان دیا تو وہ ساحر اپنے دل کا ٹکڑا تجھے کسی صورت نہیں تھمائے گا، اور اس طرح تو اس محبت سے بھی محروم ہو جائے گا جو ممکن ہے آگے چل کر تیری سوچ سے بڑھ کر سکون پہنچانے والی بن جائے۔ نانا جان کی ہر بات سن کر انسنی کرنے پر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر کہیں جا کر دل نے اشباح کی ان کی بہت کچھ کہتی آنکھوں سے تاری ہوتی چبھن بھی تو دل زار زار بے چین ہو رہی تھی، حلق میں کانٹوں کی ٹیس جگی تھی۔ ادھوری محبت ثانیہ ہے جسے وقت کے ساتھ فراموش تو کیا جا سکتا ہے، بھلایا نہیں۔ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ بس بھی جائے نا نانو تو وہ گزری ہوئی قیامت کا اثر اس کی ذات کی وحشت سے ٹپکتا ہے۔ یہ دل نامی اجڑا مکان بھلے اس دوسری محبت سے آباد ہو جائے پر سناٹا نہیں جائے گا، اس دل کا سناٹا کہیں نہیں جائے گا مجھے چھوڑ کر۔ گہرا سانس بھرے وہ ان کی شفقت بھرے حصار سے نہ صرف نکلا بلکہ شجاع بہادر الوی کو لاجواب کر کے رکھ گیا، ان سے دور چلا گیا۔ کتنی ہی دیر عدنان کے کہے دل خراش لفظوں نے ان کے ہنستے مسکراتے بزرگ آنکھیں خالی کیے رکھی، ان میں درد ہلکورے لے لے کر اٹھتا تھا۔ روحا نے بابا کو اداس دیکھا تو اندر کمرے میں آئی اور خاموشی سے بابا کے پاس بیٹھتے اپنا سر ان کے سینے سے ٹکایا۔ آپ دیدہ سے مسکراہٹ دیتے وہ حواس میں لوٹے تو روحا کی پیشانی آسودگی سے چومی، گرد بازو حائل کی۔ کیا وہ کچھ سمجھا بابا جان؟ روحا کے سوال میں حسرت آز بھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے زیادہ لمبی ضد نہیں ہے اس کھوتے کے سائے کی، ذرا سی ٹھوکر لگنے کی دیر ہے، سب ٹھیک دیکھنے لگے گا، تو فکر مت کر، میں اس عقل مت سیدھی کر کے ہی جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا۔ بابا کا یوں یقین سے تسلی دینا روح کی کھوئی مسکراہٹ جیسے ان کے چہرے پر لایا تھا، وہ خوبصورت روحا کے بابا کے دل کو تڑپا گئے۔ مجھے تو پتا تھا آپ ہی اسے سیدھا کر سکتے، خیر میں آپ کو ڈنر پہ بلانے آئی تھی، آجائیں سب منتظر ہے، آپ کی فیوریٹ کڑی چاول بھی بنائے ہیں۔ روحا نے مسرور ہوتے جناب کی کمزوری کا جو ذکر کیا اس پر وہ نوٹی سے جناب بھی مسرور سے ہوئے۔ آئے ہائے، کڑی چاول کا نام سن کر ہی سادہ کے سونے پیارے اور مٹھرے یاد آتے ہیں پتر، جن کے جادو چلا کر اس نے میرے پیٹ سے آوارہ اور بنجارے قلب کی راہ پائی اور مجھے بھی آدھا کک بنا گئی۔ روحا کو ہمیشہ ممی بابا کی کہانی بہت پسند تھی کیونکہ سعادہ اور شجاع کی شادی بہت سی مزیدار کہانیاں جڑی تھی۔ کہاں شجاع الوی جیسے بے راہ رو مست اور بھٹکے ہوئے انسان، کہاں وہ 5 وقت کی نمازی تہجد گزار سیرت و شکل کی حسین سی سعادہ۔ ویسے بابا جان سب بچوں کو اب اس بار اپنی کہانی سنا دینا، وہ سب سرپرائز ہوں گے۔ روحا کے شرعی سوال پر اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑے ہوئے چہرہ گدگداتے تاثر سے بھرا تھا، لگتا ہے سنانی ہی پڑے گی۔ شجاع صاحب نے مستی بھرے اقرار پر خود روحا بھی ہنس دی، جس پر دونوں بابا بیٹی ساتھ کمرے سے نکلے۔ ڈنر کے لیے 3 ہونہار سگڑ خواتین نے بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ کڑی چاول کے علاوہ جھینگا پلاؤ بھی شجاع صاحب کی من پسند ڈش تھی، اور پھر ہادی اور لیزا کی پیاری پیاری باتیں، ہادی کا اپنا فیوریٹ ریکلا گفٹ کے لیے خوشی سے پھولنا۔ البتہ اتنی ساری خوشی کے بیچ زوئی کو اس کا ڈنر روحا نے ملازمہ کے ہاتھ اس کی کمرے میں بھیجا اور عدنان کو باہر بلوایا، لیکن وہ بھوک نہیں کہہ کر لان میں نکل آیا۔ دل بار بار فون کی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ کسی طرح اشباح کی خیریت پوچھ سکے۔ وہ خود بھی اداس تھی، شام سے کمرے میں بند اچانک سے کہیں کھو گئی تھی۔ میرا سونا سا بیبی، کیا ہو گیا؟ میرے اشبو کو ڈنر کیوں نہیں کرنا؟ اگر کہو تو کچھ اسپیشل بنا دو جو تمہیں پسند بھی ہو۔ کالج سے جب اشبا واپس آئی تو تب فیور بہتر تھا، مگر پھر بھی منیرا نے اسے لنچ کے بعد فیور کی ٹیبلٹ دی تھی، مگر ڈنر پہ اس کے ملازمہ کو منع کرنے پر وہ خود اس کے روم میں آئی تو وہ لیٹے لیٹے کیمسٹری کی بک کھولے کچھ یاد کر رہی تھی۔ ممی سستی ہو رہی، فیور کے سبب بھیا جانو ٹھیک کہتے ہیں، فیور کبھی میڈیسن نہیں لینی چاہیے، ایسے لگ رہا ہے کہ میری باڈی میں جان ہی نہیں رہی۔ اشبا نے اٹھ کر بیٹھتے بک کو ایک طرف رکھی، اس وقت بھی اس نے گردن کے گرد اسکارف لپیٹا تھا تاکہ بینڈیج نہ دکھائی دے۔ ہاں لیکن میں نے سوچا کہ تمہارے پیپرز نزدیک ہے تو زیادہ لمبا بیمار نہ پڑ جاؤ، تبھی ٹیبلٹ دی تھی۔ ادھر آئے مما کی جان، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ مٹن سوپ بنا دو اپنے بچے کو۔ مما کا پیار اور لاڑ ہر دوا سے بڑا تھا، تبھی وہ خوشی سے مسکرا دی۔ نہیں ممی، آپ کی کس چاہیے؟ اشبا کے جواب پر منیرا جن کی جان پر بنی تھی فوراً پیار سے اشبا کی باری باری دونوں گالیں چوم گئی، اور یہاں وہ آفت بالکل ٹھیک سے شوق مسکرائے۔ ہو بخو اپنے بابا پر گئی ہو، وہ بھی ذرا سا ڈاؤن ہو، ایسے ہی کرتے ہیں۔ منیرا نے اکیلا جائے مسکرا کر بتانے پر اشبا کی آنکھیں چمکی، ظاہر ان کی بیٹی انہیں پر جاؤں گی۔ ویسے آپ اتنی پیاری ہے تو جوانی میں تو بابا کا اچھا بھلا امتحان ہوتی ہوگی۔ ہائے میرے معصوم بابا جان، اشبا کو شرارت پر آمدہ دیکھ کر منیرا کو سکون ملا، ورنہ وہ پورا دن اپنی مرجائی بچی نے کافی افسردہ کیے رکھا تھا۔
चल हट नॉटी गर्ल, तुम्हारे अब्बा हुजूर भी किसी से कम न थे। यू नो व्हाट, मेरी तो शुरू के दिनों में इनके सामने आवाज़ भी नहीं निकलती थी, ऊपर से प्रोफेशनल रेसलर थे। इतनी मोटी बाजू मुझ जैसी का वैसे ही सांस देकर सूख जाता था। आई कांटेक्ट तो नामुमकिन था। उनको हंसी आ जाती थी और मुझे रोना। लेकिन जो भी है, शहजादी की तरह रखा उन्होंने मुझे। 33 साल कब बीत गए खबर ही नहीं हुई। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला हम सफ़र मिले। और साहिर की हमने तरबियत ऐसी की कि वो भी ईमान को बेहद इज्जत और मोहब्बत से संभालेगा। मम्मी की इतनी प्यारी मोहब्बत भरी बातें अशबा को ख्वाबों के नगर ले गई। वो ख्वाब नगर जहाँ अशबा ने बस एक छोटी सी झग्गी बसा रखी थी, लेकिन इसके साथ वो ये हकीकत भी जानती थी कि सब खूबसूरत ख्वाबों की ताबीर इन जैसी खूबसूरत नहीं होती। इंशाल्लाह मम्मी। अशबा ने मम्मी के कंधे से सर टिका कर आंखें मूंदी। मुनीरा ने इसका मुलायम हाथ पकड़ा, उनसियत से चुमा। कोई पसंद है तुम्हें? मम्मी का अचानक ये पूछना अशबा को हैरान व खौफ ज़्यादा साथ कर गया, क्योंकि अन्नान की जोए से जैसे भी शादी हुई, लेकिन सबके नज़दीक वो इसकी बीवी तो थी। और ऐसे में अगर वो मम्मी को अन्नान के बारे में अपनी पसंद बताती तो रद्द अमल बुरा ही आता। नहीं तो फ़ौरी इनकार किया, जिस पर मुनीरा मानी हो ना हो, लेकिन इसके बहलाने पर बहल गई। चलो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पसंद के बारे में बताने में आर महसूस मत करना कभी। और भूख लगे तो बताना, मुझे कुछ बना दूंगी। अब तुम पढ़ लो, लेकिन जल्दी सो जाना। मुनीरा ने प्यार से इसके बाल सहलाते कहा तो अशबा फौरी कंधे से सर उठाकर मुस्कुराने पर वो प्यार से इसका मुरझाया चेहरा तकती कमरे से बाहर गई और दरवाज़ा भी बंद कर गई। अशबा ने भी वहीं तकिए पर वापस लेटकर आंखें मूंद ली, लेकिन इससे पहले कि ज़रा नींद में जाती मैसेज टोन पर मुतवज्जा हुई। बंद आंखें खोली और फ़ोन उठाया। एदा अपिया के नंबर से मैसेज था। तभी अशबा फिक्रमंद हुई। लॉन में बेमकसद घूमते हुए इसे वही बाहर लॉन के मेज़ पर बुक्स रख कर कुर्सी पर बैठा हादी दिखाई दिया, जो एदा के फ़ोन से कोई चीज़ अपने टैब में ट्रांसफ़र कर रहा था। शायद स्कूल प्रोजेक्ट फाइल थी। एदा का फ़ोन इसने हादी से 2 मिनट के लिए ले लिया था। जब डायल लिस्ट चेक की तो अशबा नूर का नंबर भी दिखाई दिया। ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? मैं एदा नहीं हूँ। मैसेज पढ़कर अशबा का खोया हुआ सा मुस्कुराई। जान चुकी थी वो ज़ख्म देने वाला संग दिल है। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। फौरी जवाब आया। ईमान बता रही थी तुम्हें फ़ीवर हो गया है। अगर पॉसिबल है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ। चेकअप हो जाएगा तो कहीं ज़ख्म मेरी सोच से गहरा ना हो। हाँ, पट्टी बदल लेना, इन्फेक्शन न हो जाए। अन्नान के जवाब को इससे इतना तवील न सोचा, तभी आंखें खामखा किसी अनकही हसरत के सबब न हुई। नहीं, ज़ख्म तो बस एक मामूली क़रार जैसा है। पट्टी बदल ली थी, अब काफ़ी बेहतर है। बुखार शायद मौसमी बदलाव की वजह से हुआ है। ना चाहते हुए भी उसे तफसील दे रही थी जैसे बिल्कुल ठीक हो, हालांकि वो दिल डूब रहा था। ब्रो दे भी दे फ़ोन, मैंने काम करना है। हादी के मुंह भी सोने पर अन्ना ने घूरी इसको भी नवाजी, जो शरावत से नजर झुका गया। फिर भी अपना ख्याल रखना, तुमने वाकई किसी को नहीं बताया? अन्नान के सवाल में एक इस्तराब था, जिस पर वो तरगाल फौरी मुस्कुरा कर हथेली से रगड़ गई। आंखें छपक कर आंसू रोके। नहीं, पहले ही आपके जोए से निकाह वाली बात हमारे बीच विलन जैसी है। ये भी बता देती तो इन फ्यूचर भी सब स्पॉइल हो जाता। ऐसे इंसान को ना बाबा अशबा देते न भैया। अशबा ने ना जाने क्या सोच कर ये सब लिखा, लेकिन भेजने का कोई इरादा ना था। तभी रिमूव करने लगी, लेकिन हवास ऐसे बिगड़े थे कि सेंड पर क्लिक हुआ। एक लम्हे अन्नान की आंखें इस पैगाम पर ठहरी और अशबा का दिल वो पढ़ चुका था, लेकिन अशबा ने फौरी दम साथ डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। अन्नान के चेहरे पर आधी अधूरी लुटी पुटी मुस्कुराहट बेदार हुई। इनकेशाफ पर वो कि वो मोहब्बत है। ये क्या कर दिया तूने अशबू की बच्ची? उन्होंने पढ़ा तो नहीं होगा ना? या अल्लाह, किसी का कत्ल हो जाता पर यह ना होता। अशबा को घबराहट के मारे ठंडे पसीने आए, लेकिन इस जानिब से आते मैसेज पर अशबा को दूसरा सब बस आया। क्या डिलीट किया? सॉरी, मैं पढ़ नहीं सका। अन्नान के होठों पर दिल जली मुस्कुराहट मौजूद थी, पर अशबा को न जाने क्यों खुशी भी हुई और दुख भी। कुछ नहीं, बाय मिस्टेक इमोजी आ गया था, मैंने किसी को नहीं बताया। अशबा ने फौरी पुरएतमादी की जाहिर की। ओके, खैर, तुम्हारी खैरियत पूछनी थी, आराम करो, शब खैर। अन्ना ने आखिरी मैसेज भेजा, जिसके बाद अशबा ने बस सीन किया और ऑफलाइन हो गई। अन्ना ने चैट रिमूव करते फ़ौरन हादी को दिया और ख़ुद वापस लॉन में वॉक करने लगा। क्या वो मेरी वजह से तकलीफ़ में है? कौन तकलीफ़ में नहीं है? क्या सब तकालीफ़ का सोचना तो सबकी तकालीफ़ का सोचा तो अपना मरहम कभी नहीं ढूंढ सकूँगा, और मरहम के बिना दूसरा सांस लेना मुश्किल है। मेरा मरहम उस साहिर से ईमान को छीनना ही है। वो भले अंदर से चटक गया था, पर अभी बजाय पत्थर लगना चाहता था। आह अन्नान इब्राहिम, आह, जस्ट सैलड।
क्या तुम मेरी वजह से तकल्लुफ़ बरत रही हो? मैंने तो सुन रखा था तुम खाने पीने की बहुत शौकीन हो। साहिल ने अपने साथ इसके लिए भी डिनर ऑर्डर करना चाहा, मगर ईमान ने बस सैलेड पर उंगली रखते अपनी पसंद बताई। साहिल ने हैरत से ईमान को देखते पूछा, आपने ठीक सुना है, वो दरअसल नानू जान आए हैं ना, तो उनका ईटिंग पिटारा बॉक्स हमने कुछ देर पहले ही खाली किया है। कुछ ज़्यादा खा लिया तो फट जाऊंगी। ईमान ने पूरी सच्चाई से ज़रा खजल हुए जवाब दिया, जिस पर साहिल ने मुस्कुराकर वेटर को अपना और ईमान का ऑर्डर प्लेस किए रवाना किया। इसने अपने लिए लोडेड ब्राउन राइस पास्ता के साथ एक डाइट स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर की। वो यहाँ की फेमस ड्रिंक थी, सो नॉर्मल वाली। ईमान के लिए भी एक सैलेड के साथ ऐड कर दी। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, ओपन प्लेस, जहाँ रात के वक्त ठंडी और मज़ीद खूबसूरती का इर्द गिर्द फैला एहसास उजागर कर रही थी। जगमगाती रोशनियाँ आंखों को फरहत बख्श रही थी। हर जानिब एक तरताज़गी का एहसास महसूस हो रहा था। ईमान के इर्द गिर्द काफ़ी देर नज़रें घुमाने, जब वो थक गई तो नज़र अपनी तरफ फुर्सत से देखते साहिर से मिली। खुद साख्ता से मुस्कुराहट ईमान की होठे पर मचली। इर्द गिर्द भी देख ले, मुझे नज़र लगाएगी क्या? ईमान को इसकी नज़रें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश में थी, तभी होंठों पर इस दर्जा बेबाक बेखुदी का सबब शिकवा निकला। मेरा कौन बैठा है इर्द गिर्द, जो देखो? साहिल ने बिना सोचे ही कहा, जिस पर ईमान कुछ लम्हे इससे नज़र भी न उठा सकी। वो इतना खूबसूरत शख्स न जाने वाकई था या नहीं, लेकिन ईमान के लिए दिलकशी, मेहरबानी और नरमी का कुल था। सब खूबसूरत है इर्द गिर्द। ईमान इसी तरह खुद से नज़र हटाने पर आमिदा करने पर तुली थी, जो कम अज़ कम इस वक्त तो नामुमकिन था। मुकाबिल की खूबसूरती ज़्यादा मुनासिब है। वो इसकी इस्तेक़ाक़ के सब हल्की सी ब्लश के इन दोनों के बीच फंसो बोलता था, सर चढ़ कर कुछ खैर कुछ संजीदा बात हो जाए। साहिर उसे रुखसती का पूछना चाहता था, तभी उसकी तमहीद पर खुद भी तमाम तवज्जो साहिर को दिए संजीदा हुई। जी कहिए। ईमान ने डिसेंट बनने की भरपूर कोशिश में नरमी से पूछा। हमारे जो वालिद हुजूर हैं, वो निकाह की तरह रुखसती के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। सोच समझ कर जवाब देना। ईमान, क्या तुम रुखसती चाहती हो? इस रुखसती से तुम पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ेगा, न मेरी तरफ से, न किसी किस्म का इस रिश्ते को लेकर तकाजा है। मेरे लिए तुम्हारा कम्फर्ट अहम है। वो बेखुद होकर तो दीवाना करता था, संजीदा होकर ईमान को अपना गर्विदा करने के चक्कर में था। लेकिन रुखसती का सुनकर इसे अन्नान से क्या एक और झूठा वादा याद आया, तो तलखी से मुस्कुराई, गो के क्योंकि खुदा गवाह था, इनकार इससे आज भी ना हो पाना था। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी। अन्नान का क्या होगा? ईमान की अन्नान को लेकर फिक्र। साहिर ने इसके चेहरे को गहरी नज़र डाले देखा। इन सुनहरी आंखों में बेताबी थी जो साहिर को अच्छी ना लगी। आई थिंक बाबा और जियान अंकल के दिमाग में जो रुखसती का भूत सवार है, वह ये अन्नान की हालत से दबकर ही हुआ है। शायद इन्हें लगता हो कि अन्नान इस सब के बाद मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। अगर तुम्हें इशू है तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। साहिर ने लापरवाह से लहजे पर ईमान का जोशीला दिल लम्हे भर को बुझा। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो पूछने के बजाय हुक्म देगा और ईमान से ना का हक छीन लेगा। क्या आपको पता है वो क्यों गुस्सा है? ईमान ने डरते और हिचकिचाते पूछा, कहीं साहिर खफा न हो जाए। हाँ, दोस्त और शायद मोहब्बत छीनने पर। साहिर ने नरमी से जवाब दिया, जिस पर ईमान ने लम्हा भर साहिर से नजर चुराई। लेकिन मैं उसे सिर्फ दोस्तों की तरह प्यार करती हूँ। ईमान का अपने आप को जस्टिफाई करना न जाने क्यों साहिर के होठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट बिखेर गया। जानता हूँ, मुख्तसर जवाब बिना किसी बेखुदी व खुमारी की, मगर इस पर भी ईमान बौखलाए। आप रुखसती नहीं चाहते? ईमान ने कुछ देर हिम्मत जमा करते एक बार फिर साहिर जिब्रान खान को हसरत भरी सवालिया नज़रों से देखा। मैंने ऐसा कब कहा? साहिर ने इसकी डरी आंखों में पूरे वसौक से झांक कर जवाब दिया। ईमान का दिल उसके जवाब पर वापस धड़कने लगा। यानी रुखसती चाहते हैं? ईमान का बस न चला कि एक ही बार से झंझोड़ कर इस बंदे की सारी खुशी व रज़ा जान ले। नहीं, तुम्हें चाहता हूँ। फिर से अपने शहर में फूंक कर इसके हिस्सों पर काबिज होने के बीच साहिर ने ईमान को देखा। वो इससे पहले साहिर की लफ्ज़ी हेर फेर पर रो देती अपना हाथ बढ़ाकर एक बार फिर चौड़ी हथेली ईमान के सामने फैलाई, जिसे उसने डुबडुबाई आंखों से तकते थामा। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे आसपास और नज़रों के सामने रहोगी, तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल रहे, मैं ये चाहता हूँ। मेरे साथ रहना चाहती हो? साहिर ने बहुत खूबसूरती से ईमान की चाहत भांपी। इसके सवाल पर ईमान ने फौरी सर को इस्बात में हिलाया। लेकिन आप तो हवा में रहते हैं ना, मैं तो फिर आपको ढूंढती रह जाऊँगी, साथ कैसे रह सकेंगे?
ईमान के हल्का आंखों का सवाल पूछने पर साहिल मुस्कुराए। वेटर इनका ऑर्डर ले आया। तभी साहिल ने इसके हाथ को आज़ादी बख्शी। वेटर इनका डिनर लगा कर गया। तब साहिल ने दम साध का अपनी तरफ देखते ईमान को वालेहाना नज़रों में लिया। ये मेरा मसला है, तुम्हें तब ज़रूर मिलूंगा जब चाहोगी। ईमान की खोई मुस्कुराहट इसके होठों पर बिखेरने का हुनर रखता था। वो जबकि रुखसती की ख्वाहिश ईमान में इतनी बढ़ गई कि आंखों से मुस्कुराते लम्स छलकते दिखाई दिए। फिर करवा ले। नजर झुकाए ईमान की सरगोशी बुलंद हुई। साहिल ने मुस्कुरा कर इसे देखा, जिसकी खुशी छुपाई न छुप रही थी। आर यू श्योर? साहिल का बेबाक निगाहों से देखकर यकीन चाहना ईमान के हाथों में कपकपाहट लाया, लेकिन वो खुद को संभालने में कामयाब कोशिश किए फौरन से हिला गई। दोनों ने डिनर शुरू किया। सैलेड कोई आम सैलेड नहीं था, बल्कि बहुत ही यमी था, जिसका अंदाज़ा ईमान को फर्स्ट बाइट पर ही हुआ। जबकि ईमान की नज़र साहिल के ब्राउन राइस पास्ता पर भी थी। मौसूफ डाइट प्लान फॉलो करके चलने की आदी थे। अपनी जॉब के लिए इसे अपनी सेहत, फिगर और तंदुरुस्ती को मेंटेन रखना पड़ता था। आप रोज़ डाइट डिनर करते हैं या मुझे इम्प्रेस करने को आज ही ये मंगवाया? ईमान की घबराहट जब दूर हुई तो मुस्कुराकर पूछ बैठी। गुदगुदाते लहजे से इसकी शरारत छलकी। मुझे देखकर क्या लगता है तुम्हें? साई ने हाथ रोकते दुगनी शरारत से पूछा, जिस पर ईमान ने इसकी परफेक्ट बॉडी और कसरत की फिगर को सरसरी देखते नजरें फौरन घबरा कर झुकाए। यहीं के लड़कियों की तरह अपने फिगर को काफ़ी मेंटेन रखा है आपने। ईमान का जवाब मौसूफ को एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया। मत से मुस्कुराहट साहिर के खूबसूरत होठों का इहाता किया। जॉब की नीड है फिट एंड कूल रहना। मौसूफ सादगी में हद कर गए। ऐसे ही रहिएगा। ईमान ने नज़र उठाए इसरार किया। दोनों की नज़र मिली। दिलों तक इन नज़रों का तसादुम की तपिश पहुंची। और कुछ? साहिर के मान जाने पर वो इसके और कुछ पर पुर इसरार से मुस्कुराई और स्पून छोड़े अपने क्लच से वेडिंग रिंग्स केस निकाल कर सामने रखा। साहिर भी लम्हे भर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ। ये क्या है? साहिर को तजस्सुस हुआ। हमारी वेडिंग रिंग्स, ईमान ने शर्माते बताया, जिस पर साहिर ने वो केस उठाई खोला तो खूबसूरती के हर पैमाने को मात देती रिंग्स को देखकर आंखों में एक सरूर सहमका। बहुत खूबसूरत है। क्या पहननी है हमें? साहिर का सवाल ईमान को हंसा गया। नहीं, खानी है। फौरी शरारत से चहकी। लाओ हाथ दो। साहिर ने एप्रोच काते इसकी शौक हंसते तकते साथ ही इसकी रिंग निकाल कर अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। ईमान ने फौरी से चहकते अपने मुस्कुराता अपना मुलायम हाथ साहिर को थमाया, जिसकी हाथ टच फिंगर में साहिर ने वो खूबसूरत से रिंग पहनाई। अब आप दे अपना हाथ। ईमान ने फ़ौरन उसकी हाथ की रिंग भी निकाली और शौक़े से बोली, जिस पर साहिर ने अपना हाथ उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से ईमान को लेते बढ़ाया। वो मर्दाना रिंग अपनी जज्बियत में कमाल रखती थी। ऊपर से साहिर के हाथ पर इंतहा की सजी। जब ईमान ने इसे पहनाई तो रिंग को नहीं, ईमान के होठों पर नजरें जमाया था, जहाँ की मुस्कुराहट इसे दीवानगी हद तक फरियाफ्त कर रही थी। वो इसे छूने का तमन्नाई था। हम इन्हें कभी नहीं उतारेंगे, प्रॉमिस करें। ईमान का मासूम सा वादा मानने में इसे खुशी होती थी। तभी फौरी सर खम किया। और इस पेंडेंट के लिए भी थैंक यू। मुझे मुनीरा अनी ने निकाह पर बता दिया था कि ये आपने मेरे लिए लिया। ये मुझे बहुत पसंद है। ईमान की गर्दन में आज भी साहिर का पहला दिया तोहफा शान बशान चमक रहा था, जिस पर साहिर भी बस वो भीम सा मुस्कुरा दिया। दोनों ने डिनर वापस शुरू किया। इसके बाद कुछ देर बाहर सड़क पर अपनी गाड़ी जहाँ खड़ी थी वॉक करने निकल गए। रात खूबसूरत थी और साथ दुगना दिलकश। साहिर ने ब्लेजर उतार कर बाजू पर रखा। कफलिंग्स भी खोल कर कफ ज़रा फोल्ड किए बाजू पर चढ़ा लिया। यूँ वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। साथ चलते हुए साहिर की तवज्जो तब मुंतशिर हुई जब ईमान ने बिना उसे देखते आहिस्तगी से चलते हुए इसका हाथ पकड़ा। आपने वाकई मेरी खुद से की बातें सुनी थी? ईमान ने अपने हाथ को जकड़ता महसूस की। साहिर के हाथ की हिद्दत पर से बमुश्किल ध्यान हटाए गर्दन घुमाकर पूछे, छोड़ इस बात को। साहिर ने नरमी से मना किया। ईमान क्या जानती थी, वो उसके डर उसकी घबराहट से दामन छुड़वाने को टाल रहा था। वो चाहता था कि वो उसका हाथ यूं ही थामे रखे। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ईमान को ये कहने का एतमाद उसी ने थमाया था। अपनी मौजूदगी में पुरसुकून करते लम्ह से चूँकि वो बाहर गाड़ी तक पहुंच चुके थे, तभी साहिर को रुका। ईमान ने भी फ़ौरन उसके साथ रुकते नज़र से चुराए। ये मुझे पता है, कुछ ऐसा कहो जो मेरे इल्म में ना हो। उसी हाथ से ईमान को ज़रा अपनी तरफ खींच कर रोकता वो उसकी आंखों में तैरती पसंदीदगी भापता बोला। ईमान ने तहीर सा साहिर की आंखों में देखा। वहाँ कुछ तो था जो बिना मोहलत दिए मदहोश करने को लगता। कहो। साहिर के इसरार पर ईमान ने फौरी नफ़ी में गर्दन घुमाई, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत न रखती हो। कुछ भी नहीं कहना चाहती। ओके, चलते हैं फिर।
साहिल ने उसे देखकर उसके जिस्म से सरकती जान भांपते बीच का फासला समेटा और ईमान के लिए कार कार का डोर ओपन किया। खुद भी दूसरी तरफ आकर फ्रंट सीट संभाली। ब्लेजर पीछे की जानिब रखते सरसरी सी नज़र साथ बैठे ईमान पर डाली। बंदा इसरार ही कर लेता है। ईमान ने मुंह भी सोड़ते गाड़ी का डोर बंद किया, लेकिन इस बार इसने वाकई दिल में सोचा, एक हक भी नहीं किया। ये कैसी डिनर डेट थी, नॉन रोमांटिक कहीं के। ईमान ने गाड़ी स्टार्ट होने पर खफगी से नज़र फेरी। पहाड़ बदलते मनाजिर इस वक्त ईमान के लिए दिलकशी हो चुके थे। लगभग 10 मिनट का सफ़र खामोशी से कटा था कि ईमान की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। गाड़ी रोकी प्लीज़। ईमान के एकदम बोलने पर साहिल ने फौरी ब्रेक लगाई। गाड़ी रोकी। मेन डोर पर से बस कुछ दूर सड़क थी जहाँ ट्रैफिक न होने के बराबर थी। सब ठीक है? क्या हुआ? साहिल ने परेशानी से पूछा, जिस पर वो कुछ न बोली, बस डोर ओपन करती बाहर निकली। ये एरिया कुछ सुनसान था। तभी साहिल इसके बाहर निकलने में खुद भी उजलत से बाहर निकला। ये एरिया सेफ नहीं है ईमान, हुआ क्या है तुम्हें? लुक एट मी। वो जो उदास सी सड़क की पिछली तरफ जा रही थी, साहिल के बाजू पकड़ कर पलटाने और अपनी तरफ खींचने पर इससे टकराई। आपने बिल्कुल कोई स्पेशल फील नहीं करवाया मुझे। मैं नहीं बोल रही। ईमान की आंखों में जमा होती नमी पर साहिल ने इसकी ठोड़ी पकड़े, चेहरे को ऊपर उठाया और सर्द घोरा। तो क्या तुम्हारी जान ले लो तब स्पेशल फील करोगी? साहिल को इस वक्त इसकी लाट तपा गई, क्योंकि वो अपना गन नहीं लाया था और यहाँ हर तरफ सनसनाहट का समा था। इसके डांटने पर इससे पहले ईमान रोना शुरू करती अकब से मोटर बाइक ने टायर्स की चरचराती आवाज़ पर साहिल ने गर्दन घुमाई। दो आदमी मोटरसाइकिल से उतरकर हाथों में गन्स लिए गाड़ खाते तेवर लिए इनकी तरफ बढ़े। ईमान इनकी वहशतों और इनकी गन्स को देखकर सहम कर साहिल से लिपट गई। अब कलोजी भर कर स्पेशल फील, बेवकूफ़, हटो मुझसे, मुझे भी मरवाओगी। साहिल ने खुद से बेमौका चिपकती ईमान को पकड़कर गाड़ी में बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी करीब आते आदमी की गन एक ही झटके से उसे छीन कर इसकी कनपट्टी पर इतनी ज़ोर से मारी कि वो बेचारा वही कराहता गिरा। इसी डर में दूसरे आदमी ने गोली चलाई, मगर साहिर इसकी गोली से बचा भी और अपने हाथ में पकड़ी गन दूसरे की गन से ठीक निशाने इस कबीस के हाथ की जानिब उछाली। इसी सबब इसके हाथ से गन छूटी और साहिर ने इसका गिरबान पकड़ते दोनों गन्स पैर से किक मारे गाड़ियों के नीचे धकेली और दोनों की दुर्गत बनाए। गाड़ी के पीछे छुपी ईमान अपनी आंखों के सामने इस चांद बंदे का ये कौम का कभी प्रारूप देखकर पत्थर का बुत बन गई। साहिल ने ना देखा कि किसे किधर और कहाँ लग रही, बस ये ऐसा पिटा कि महीना तो इनके दर्द काम ना होने वाले थे। फिर इनकी दिलखराश चीखें। साहिल ने दोनों की दुर्गत बनाते ऐसे तारे दिखाए जी दोनों ने अपनी जान बचाते भागे। एक में ज़रा हिम्मत थी, तभी उठकर बाइक की तरफ लपका और दूसरे को भी घसीट कर लेकर गए। साहिल ने खुद भी इनको जाने दिया, वरना अगर कोई नुकसान करते तो साहिल जिब्रान के हाथों कत्ल ही होते। आगे सुकून, तुम्हें अभी भी कोई नुकसान हो जाता कौन था जिम्मेदार? साहिल ने इन मनूसों को जाते देख कर गर्दन घुमाई। अल्लाह पकड़ सहमी घबराई ईमान तक पहुंचा। आप ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं आई? वो गोली तो नहीं लगी? बिना उसके गुस्से की परवाह की इसके शानों के गर्दन से ठंडी हथेली सहलाई, इसके चेहरे को हथेलियों में ले इसके लिए परेशान हुई। साहिर का सारा अताब इस लड़की की तड़प के आगे दम तोड़ गया। ईमान इसका हाथ देखा जहाँ हल्की सी खरोच थी जो हाथ पाई के बीच लगी। आई एम ओके, डोंट वरी, डरो मत। आहिस्तगी से पकड़ कर अपने सीने में समोता, इसके सर पर हथेली जमाता, अपने गले से लगा गया। ईमान ने अपने दोनों हाथ इसके गिर्द शिद्दत से लपटे। दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे के जिस्म में उतरती महसूस हुई। सॉरी, अपनी गलती पर वो पशेमान थी, पूरी कांप रही थी। अगर साहिर वो कुछ लोग कर देते तो न जाने वो किस हाल में होती। इट्स ओके, बैठो अंदर, अब दोबारा ऐसा मत करना। साहिल ने अलग होते इसके आंसू हाथों से पहुंचे और नरमी से पकड़कर वापस बिठाया। खुद भी दोनों सड़क की तरफ नजर दौड़ाए, मोहतात से बैठा और फौरी गाड़ी स्टार्ट किए। अगले 2-3 मिनट तक मेन रोड पर डाली, लेकिन ईमान बहुत डर गई थी। आई एम सॉरी, कुछ बुरा हो जाता तो मैं बस आपसे गले लगना चाहती थी। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, ईमान ने रोते हुए बताया, जिस पर साहिल ने हाथ बढ़ाकर इसका कपकपाता हाथ जकड़ा। इट्स ओके, कुछ बुरा नहीं हुआ, रिलैक्स। साहिर के प्यार से कायल करने पर वो बोली तो कुछ नहीं, बस इसके ज़रा करीब सरक कर बाजू से लग गई। आपका हाथ साहिर छिल गया है, देखें। बाजू से लगते ही ईमान ने इसका वही हाथ अपने हाथ में लिए आज़र्दगी से नज़र उठाई। इसके रोने को बेकरार आंखें साहिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। छिले हाथ की फिक्र है तुम्हें, मेरे हिले दिल की नहीं। साहिल ने इसकी नम होती आंखें तकते मसरूर होते शिकवा के, जिस पर वो रोना भूली। हिले दिल की मतलब? ईमान ने इसकी फिरती गर्दन तकते शिद्दत से चाहा कि वो ड्राइविंग छोड़ के बस इसे देखे। गाड़ी चलाने दोगी या मारोगी किसी दरख्त से? ईमान की नरम हथेली अपने गाल से मस महसूस करते साहिल ने बुरी तरह टोका। ईमान ने फौरी हाथ पर एक करते हटाया। मुझे घर नहीं जाना प्लीज़, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? प्लीज़ रहने दे अपने साथ, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। ईमान
کہ اگلے جملے سن کر ساحر کا واقعہ ایک لمحے میں دماغ گھما۔ بڑے مشکل سے وہ اپنے گھر کے ایریا کی طرف گاڑی انٹر کرتے گاڑی روک سکا۔ ایمان ابھی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، کسی فضول ضد ہے یہ۔ ساحر نے خفگی کے باوجود نرمی برتے اس کی ضد پر جتاتے ہوئے سمجھایا جو اس سے دور ہونے کو وبال جال سمجھ رہی تھی۔ میں کچھ کہنے کی کوشش میں ایمان کے لب ہلے، پر اس ستم کے مقابل کی سرد نظریں نرم لہجے پر ایسی بھاری تھی کہ ایمان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ کیا میں ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سہلاتے بولنے کی ہمت دی، پر وہ آنکھیں آنسو سے بھری جھپک کر نہ جانے کیسا بوجھ سا دل پر لیے خاموشی پر ضد کر رہی تھی۔ ایمان ساحر کو اس کی خاموشی تنگ کر رہی تھی۔ تبھی ساحر کے لہجے میں امڑتی ناراضگی پر ایمان نے اپنے گال سے جڑی اس کی پرحدت ہتھیلی پکڑی۔ میرا دل نہیں بھرا نا، میں نہیں جانا چاہتی۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں تکتے بنا سوچے کا وہ جو اس وقت محسوس کر رہی تھی ہے۔ ساحر حیران تھا کہ یہی موصوفہ جن کا آتے ہوئے قربت سے ہارٹ فیل ہوئے جا رہا تھا، تو دل کیسے بھرے گا؟ ساحر نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے آہستگی سے بازو گھماتے جھٹکے سے خود کے جانب کھینچا، جس پر ایمان کے چہرے کی رنگت ساحر کی قربت کے سبب بدلی۔ اس کے سینے سے جا لگتے وہ ہاتھ سے اس کے شانے پر جمع کر روبرو ٹھہر سکی۔ آپ جانتے ہیں ایسے بیہیو نہیں کرے۔ ایمان کو سمجھ نہ پائی کیسے سمجھائے، اس کی ذرا سی لا تعلقی وہ نہیں سہ پا رہی۔ ایک مرد کا دل اپنی پسند و ملکیت میں آئی عورت کے لیے بہت بے صبر ہوتا ہے ایمان۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ جیسے متحمل انسان کا وہ بے صبر پن اس کی غیر مناسب وقت پر دیکھو۔ اب ضد چھوڑنے کا پلان ہے یا نہیں؟ ساحر کے بولتے سمے اس کے ہونٹوں سے بہت قریب تھے، اس کی سانس در سانس سنگم سے بچنے کو ایمان نے چہرہ سانس کھینچی سرکایا، تبھی ساحر کے ہونٹوں کی دردی سے اپنی گال پہ اترتی محسوس ہوگا اگلا سانس تنگ کر گئی۔ چھوڑ دی پکا۔ ایمان نے اسے کترانے کی بھرپور کوشش کرتے فوراً منت بھری سرگوشی کی اس کا مضبوط حصار توڑنے کی جتن تیز کیے، جس کے سبب وہ واپس اسی پوزیشن میں جہاں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں میں بساتے دکھائی دیے، ایک دوسرے سے خود کو چراتے۔ کوشش کرنا رخصتی سے پہلے ایسی ضد کر کے میرا صبر دوبارہ نہ آزماؤ۔ خود کو بہت مشکل سے ان سانسوں کی خوشبو میں مدہوش ہونے سے روک کر ساحر نے اسے بازو کی گرفت سے آزاد کیا، جس پر وہ سہم کا اس سے سرکتی کارڈور سے جا لگی۔ اس کا یہ فرار ساحر کو مسکراہٹ دے گیا۔ بعد میں بھلے کر لوں ضد۔ ڈرے ہونے کے باوجود اس لڑکی نے اپنی جان ذرا پیاری نہ تھی۔ ساحر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ٹھیک علم ہاؤس کے باہر روکی۔ بعد میں تم بھلے جان بھی لے لینا۔ ساحر کے جذب بھرے جملے پر ایمان کا سارا ڈر کہیں بھگ سے اڑ گیا۔ تتلیاں سی دل میں پھڑپھڑائی۔ میں سچ میں نہیں لوں گی جان، ایمان نے دبی سے شریر مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھیرتے وارن کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ساحر کے اظہار بھری اجازت نے خشک کر کے امیدوں اور مسکراہٹوں کے لمس بکھیرے۔ تمہیں میرے دیکھنے سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ جان کس کی جانے کا خطرہ ہے۔ اب ختم کریے ملاقات۔ ساحر کے الفاظ میں شدت اور جنون کی آمیزش تھی، تبھی وہ فوری سے اس سے نظر کترا کر ہٹا گیا۔ کیا آپ کے پاس باتوں کی کمی ہے؟ ایمان نے بنا اس کے سوال کا جواب دیا، آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ اس کے چھونے کی حس ساحر سے زیادہ طاقتور تھی۔ تمہیں ایسا لگا تو ہوگی کمی۔ وہ انکار نہ کر سکا کیونکہ ایسا ہی تھا۔ ایمان نے مسکرا کر اس کی پھری نظر دیکھی۔ وہ اسے اس لمحہ نہ دیکھ رہا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں سکھا دوں گی آپ کو باتیں کرنا، پھر مجھ سے کیا کریں گے؟ ایمان کے معصومانہ سوال پر ساحر نے بہت روکا خود کو، پر ایمان کو دیکھنا اس لمحے بہت ضروری تھا۔ پوری کوشش کروں گا کیونکہ مجھے اچھا لگے گا تم سے باتیں کر کے۔ ایمان کو اس کے اعتراف درکار تھے، اس کے جذبات کی تپش درکار تھی، اس کے لمس کی حدت تو بہت بات کی خواہش تھی۔ کیوں لگے گا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ایمان آہستہ آہستہ اس کے بالکل ساتھ آ لگی۔ دونوں کے چہروں میں بہت کم فاصلہ تھا۔ ایک دوسرے کو سانس لیتے محسوس کرنا کتنا خوبصورت احساس ہے، یہ ایمان کو آج پتہ چلا۔ ہاں ہے، میری اور پہلی اور آخری خواہش تمہارا سکون اور خوشی بننا ہے ایمان۔ وہ خود کو نہ سمجھا، بے خودی میں کیا کہہ بیٹھا ہے۔ ہوش میں اب ایسا کہاں ممکن تھا؟ اس لمحے وہ اس کے حواسوں پہ سوار تھی۔ ایمان کے اندر بہت سے سوالات کا شور تھا، پر ابھی وہ اپنے اور ساحر کے بیچ بے چینی نہیں چاہتی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ بنے ہیں؟ ایمان کے یہ سوال پوچھتے ہوئے گھبراہٹ ہوئی۔ ساحر جبران کی آنکھیں اس کے الفاظ کے مقابلے میں بہت بول رہی تھی، بہت شور کر رہی تھی۔ بس ایمان اب جاؤ۔ ساحر اپنا سحر پھیلانا تو دور، آج ایمان کی موجودگی سے چاروں شانے چت تھا، تبھی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے۔ چہرہ بھی موڑ لیا اور اپنا ہاتھ بھی چھڑوایا۔ مجھے ایک بار پھر دیکھ لے۔ ایمان نے پھر سے اس کے نزدیک سرکتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ملائم لمس نے ضرور ساحر نہ دیکھنے کی قسم توڑی، گردن گھمانی پڑی۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آ کر۔ آپ کو اچھا لگا؟ ایمان کی معصومانہ خوشی پر ساحر نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں،
सो नहीं सकूंगा अब कई रातें। साहिर के जवाब पर ईमान मजीद इसके नज़दीक सरकी। जाने वो क्या करना चाहती थी, लेकिन इसकी नज़दीकी साहिर को सुकून दे रही थी। वो खुद भी ये लम्हे इख्तिताम की तरफ सरकने न देना चाहता था। पहले वो इसके करीब जाने से डर रही थी, लेकिन न जाने क्यों इस्लामा खुद को रोक ना सकी और करीब जुड़कर बैठते ही अपना चेहरा उठाया। इसने इतने मुलायम तरीके से अपने होठों को साहिर की होठों के ज़रा से नीचे थोड़ी से जोड़ा कि इसके तितली जैसे लम्स पर वो खुद लहजा भर निशाद की इस लहर को मज़ीद गहरा महसूस करने के लिए आंखें मूंद गया। वो फौरी इसी खुशबू में सांस भरे इससे दूर सर के साहिर की बंद आंखें खुलता देखना ईमान को अजीब सी शर्शारी दे गया। जज्बात से भरी निगाहें बोल बोल कर ईमान को बौखलाहट देने की कोशिश में थी, पर न जाने क्यों इसका ज़रा सा डर ज़ाहिल हो गया। आप मेरे फेवरेट हैं साहिर, सबसे फेवरेट। पहले का नहीं पता, लेकिन अब आपका मेरे पास होना मुझे सुकून और खुशी दे रहा है, बहुत सारी। ईमान ने इसकी खुलती आंखों के खुमार के सबब फ़ौरन लरस कर अपने जज्बात बताने में साहिर को हरा कर नज़र झुकाई और अपने इस लम्स की वजह से अपनी सरगोशियों में समेट कर देती अपना बैग लिए डोर ओपन की फ़ौरन गाड़ी से निकल गई और ये सितम कि साहिर से रोक तक न सका, बस हाथ ही बढ़ाता रह गया। फ़ौरन गाड़ी का डोर ओपन किए बाहर निकला, पर वो गेट अबूर करके आलम हाउस के मेन गेट को पार करके इसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अपने पास ले आने पर मजबूर गई हो तो मुझे तकवीर ईमान। साहिर तुमसे अच्छी तो वो लड़की निकली जो बिना खौफ के अपने दिल की मासूम शिद्दतें तुम पर निछावर कर गई और तुम सोचते रह गए मोहब्बत के ढंग और सलीक़े, जो सलीक़े और ढंग से करनी पड़े वो भी भला मोहब्बत है कोई। साहिर जिब्रान के मुतबस्सुम खुद कलामी सरूर और बेकरारी का एक साथ रक्स था जो इसे रात की तारीकी को रोशनी में बदल गया था। लेकिन इसी सरगोशी का इख्तिताम ऐसे दरमानदगी पर हुआ कि वो रोशनी देखते ही देखते मुहीब सन्नाटे में बदल गई, क्योंकि गाड़ी के सामने अन्नान इब्राहिम हिसाब मांग रहा था। साहिर ने खुद को होश दिलाते कार डोर ओपन किया और वापस बाहर निकला। अन्नान की आंखों में सालम निगल लेने की क़ुव्वत थी। स्ट्रीट लाइट के सबब बीच सड़क खड़े वो दो बासानी एक दूसरे को देख सकते थे। हमें टेबल टॉक की ज़रूरत है। साहिर जिब्रान ने सलीके से ही बात शुरू की, मगर अन्नान इसका जुमला और सुकून ऐसा काटा कि वो न सिर्फ लपका बल्कि एक ही झटके से साहिर का गिरबान दबोचा। साहिर में अपने गिरबान को छुड़वाने और इस गुस्ताखी की सजा देने दोनों की अहलियत थी, पर वो रुक गया। तुम जैसे कमीने के साथ में बैठकर बात करने पर लानत भेजता हूँ। तुमने ज़बरदस्ती करवाई है इससे खुद को मोहब्बत, इन आँखों से क्यों किया है तुमने मेरे साथ ये? जानते थे वो मोहब्बत है मेरी तो हटे क्यों नहीं? क्यों मुझे ताउम्र जलने की सज़ा दी? अन्नान का वो सिर्फ एक जुमला सुन सका था, तभी इसकी बकिया बातों को फरामोश किए मुस्कुरा दिया। अगर मोहब्बत ज़बरदस्ती की कायल होती तो इसे मुझसे नहीं तुमसे होती। वो तुम्हारे साथ 22 साल से रह रही है। मोहब्बत ज़बरदस्ती या मुमानियत जैसे जबर की कायल होती तो मैं और मेरा दिल तुम्हारी वार्निंग के बाद रुक जाते। मैंने 4 साल तुम्हें इस सज़ा से भरपूर बचाने की कोशिश की। मैं सलीके से जीने का आदी शख्स हूँ, इससे कोई सरोकार न रखता था आगे भी, लेकिन अपनी मोहब्बत में इसे डालकर छोड़ देना मेरी मर्दानगी पे धब्बा था। हाँ, अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती तो मैं कहीं ना होता, खुद अपनी नज़र तक में नहीं। मैंने तुम्हारे लिए दर्दमंदी की हद की है अन्नान। हालांकि ना तुम मेरे दोस्त रहे हो कभी, ना हमदर्द, लेकिन तुम इसे मेरे मुकद्दर से नहीं छीन सकते और मुकद्दर का फैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। एक ही झटके से साहिर ने इसके साथ गिरफ्त रखते हाथों को अपने नफीस गिरेबान से हटाए, खुद से परे धकेला और साहिर के इस अमल में इसके गुस्से और नफरत की शिद्दत अन्नान को बखूबी महसूस हुई। बकवास है सब। वो तुम जैसे घमंडी शख्स के साथ कभी खुशी नहीं रह सकती। तुम्हारी कुर्बत जल्द गले का फंदा लगने लगेगी। तुम एक रोबोटिक इंसान हो जिसका जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। ये ईमान की मोहब्बत नहीं, बस एक कशिश है। वो असल मोहब्बत मुझसे करती है, बस तुम्हारे झांसे में फंस कर समझ नहीं पा रही। मैं इसका दोस्त हूँ और दोस्ती में जो सुकून है वो तुम्हारे इर्द गिर्द कभी नहीं मिलेगा। मैं ईमान को तुमसे छीन लूँगा, वार्न कर रहा हूँ। अन्नान के फितना ख़ैज़ जुमलों का साहिर पर ज़रा भी असर वाक़ न था। ऐसा तो मुमकिन न था, लेकिन इसे अपने जज्बात पर लगाम डालने में महारत थी। छीन सकते हो तो छीन लेना। अगर वो मेरी है तो मेरी आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी। किसी की माँ के लाल में जुर्रत नहीं कि उससे साहिर की मिल्कियत छीन सकें। और अगर तुम्हारे बकौल वो तुम्हारी है तो मेरा उसे अपनी रूह में उतार लेना भी रायगा जाएगा। और रायगानी बहुत जल्दी दिखाई दी जाती है। कोशिश करके देख लो, शायद यूँ तुम्हारे दिल का जहन्नुम सर्द हो जाए। लेकिन दोबारा मेरी राह में आकर मेरी ही बीवी के बारे में ऐसे बकवास करोगे तो सलीक़े को भाड़ में झोंक कर तुम्हें बिना मोहलत दिए ज़मीन में गाड़ दूंगा। मेहरबान हूँ, बगैरत मत समझना। साहिर जिब्रान को हटो पीछे अपने आग होने का सबूत देना लाजमी था। और जिस तरह साहिर ने इसके होश दुरुस्त
मासूम होश दुरुस्त किए। इस पर अदनान मुठिया भींच जब्त करता ही रह गया और साहिर इसे राह के पत्थर की तरह धकेल कर वहाँ से चला गया। इसकी फ़्लाइट थी, तुम्हें बहुत मान है ना ईमान पर। इसकी फरियाफ्ता नज़र हवा में उड़ा रही है, इसकी मासूम मोहब्बत मकरूर कर रही। तो याद रखना, ये सब एहसास तुम्हें बहुत रुलाएंगे साहिर। मैं इसे पा सकूँ या नहीं, मैं तुम्हें वो दर्द ज़रूर दूंगा जिसे ला हासिली कहते हैं। तुम ईमान को पाकर भी इसके लिए तरसोगे और यही मुझे सुकून देगा। अदनान ने अपने अंदर दबे गुस्से को इंतकाम की शक्ल दे दी थी और ये सब से भयानक था। एक और रात गुजर गई। सुबह का नरमगी सवेरा जहाँ जिहान आलम में अपनी मौजूदगी फैलाता हुआ मौसमी बदलाव का अंदिया साथ लाया। आसमां आज भी बादलों के मरगुलों से भरा था। रात चौके ईमान खुद भी थकी थी तो आते ही सो गई। ऐदा ने ही इसे कॉलेज के लिए उठाया, जिस पर वो उठकर मंदी मंदी आंखों से ही बिस्तर छोड़ती ऐदा को जकड़ी खोट गई। ओ हेलो लड़की, मैं साही नहीं हूँ। ऐदा इसके चिमटने पर शरारत से घूरी, जिस पर ईमान जिसे अब तक गुजरी रात के खुमार ने कौल में घोल रखा था हंसी। अपिया, आप हो भी नहीं सकती, क्योंकि पूरी दुनिया खंगालू तभी इन जैसा कोई नहीं मिलेगा, ना इन जैसी दूसरे की मौजूदगी है। अपिया यार, वो बहुत अलग है, वो इतने प्योर है कि मैं हैरान रह गई। इनसे दूर जाने का कसम से दिल नहीं चाह रहा था। मेरा बस नहीं चला कि मैं इनके पास ही रह जाऊं। ईमान के जज्ब व शिद्दत से भरे जुमलों पर ऐदा खुश भी हुई और अफसरदा भी। ईमान, खुद को मत खो देना मेरी जान, आ जाओ, नाश्ते के लिए सब वेट कर रहे हैं। ऐदा की नसीहत में कुछ तो था जो ईमान की मुस्कुराहट कम कर गया। आप जाए, मैं अशबा को पहले कॉल कर लूँ। कल उसे फीवर था, पता नहीं वो कॉलेज जाएगी या नहीं। मैं ज्वाइन करती 5 मिनट तक। ईमान ने बिना हाथ मुंह धोए फ़ोन उठाया और कमरे से निकली। सीधा जाकर लॉन में कदम रोके। अशबा की तबीयत बेहतर भी थी और वो मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। जब ईमान की कॉल कमरा आसमान ने उससे बताया, मैं बात करके आती हूँ। अशबा भी फ़ोन लिए बाहर चली आई। हाँ जी, कैसा रहा? समथिंग स्पेशल डिनर? मुझे तेरी ही कॉल का वेट था। अशबा ने फ़ोन लगते ही चहचहाते पूछा। मत पूछ, दीवानी मस्तानी हो गई हूँ। और तुझे पता है आपस की बात, मुझे ना अपने अंदर ठरक ठरक सा पैदा होता महसूस हो रहा है। कोजी, अपना साया कर दिया है ना तूने मुझ पर, चिंगरी। अब तू बता, तेरे हवाई भैया हर वक्त कहाँ से लाया करूँगी? ईमान की घबराहट और मुश्किलात ज़िंदगी पर अशबा वहीं हंसती पेट पकड़ कर दोहरी होती कुर्सी पर लड़की। हसमत अशबू, तेरी गर्दन दबा दूंगी। ईमान को उसकी हंसी पर गज़ब आया। हाँ, बस तू ना उनकी एक पिक्चर वाले फ्रेम, मेरा काका, क्योंकि भैया रात से घर नहीं आए। इनकी नॉन स्टॉप 2 फ्लाइट्स थी और इनकी ज़िंदगी ऐसी ही होगी। वैसे एक आइडिया है, छठ इस BSc को और एयर होस्टेस बन जा इनके प्लेन की। हाय, हवा का रोमांस, मज़े ही मज़े। अशबा के ज़ालिमाना मशवरों पर ईमान को सच में एयर होस्टेस ही बनने का ख्याल मुनासिब लगा। मतलब इनकी फ़्लाइट्स थी और मैंने सारा दिमाग तो इनका चाट लिया था। हाय, और रब्बा, जहाज़ उड़ाने के बजाय खुद ना जहाज़ बन गए हो मेरे साहिर जी। ईमान ने सदमे से खुद की बोंगियों को कोसा, फिर साहिर को ज़ख्मी हाथ याद करके आंखों में मोटे मोटे आंसू भी ले आई। हाँ, पागल, वो बहुत प्रोफेशनल पायलट है। काम के वक्त उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता। रिलैक्स, चल मैं नाश्ता करके मिस कॉल मारती, तुझे गेट में आ जाना, बाकी बातें कॉलेज में करते हैं। अजबा ने अपने ठीक होने का तो इतना सारा छेड़छाड़ करके ही बता दिया। तभी ईमान ने उदासी से फ़ोन बंद किया। वो इससे पहले पलटती सामने जोई को देखकर ईमान ने मुंह बिगाड़ा। इसके सिल्वर बाल सबसे ज़्यादा खटकते थे ईमान को। सुबह सुबह किस मनूस का मुंह देख लिया। हाय मिस जोई, फरमाओ, क्यों काली बिल्ली बनी हो मेरे रास्ते की? ईमान ने नागवारियत से इस वक्त जोई को चुभी तो बहुत, मगर इसने अपने फसाद डालने आई थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था तो लो खुद देख लो अपने प्यारे साहिर को। जोई ने खबासत से मुस्कुराकर चंद फोटोग्राफर ऑफिस ईमान के सिम पर आए, जिस पर इसने जोई पर गुस्से से नज़र डाल के फ़ौरन पिक्स ली। लेकिन वो साहिर की 5-6 साल पुरानी तस्वीर थी। ये तुम्हारा साहिर है ना डार्लिंग। इसके साथ जो लड़की है ना, इसकी गर्लफ्रेंड भी रही थी। मतलब बहुत ओपन रिलेशन था, साथ रहने सोने वाला, एक ही घर में रहते खाते सोते। साहिर ने थाईलैंड में कुछ अरसा जॉब भी की थी और फिर इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि साहिर को नई नई लड़कियों का शौक था। ये लड़की इसे छोड़ गई, फिर मैं मिली इसे। सच्ची जोई की सारी बातें सुनकर ईमान ने वो पिक्चर फिर से देखी। इसमें सिर्फ एक लड़की तो थी, साथ एक लड़का भी था जिसे बहुत महारत से तस्वीर से काटा गया था, मगर जोई शायद इसका साया काटना भूल गई थी और इसके हाथ में एक कटा हाथ बाकी बच गया था। ईमान को याद था कि ऐसी ही तस्वीर वो साहिर की इंस्टा अकाउंट पर भी देख चुकी थी। तभी इसके साथ हुई छेड़छाड़ वो फ़ौरन भाग गई। अच्छा, तो ये गर्लफ्रेंड थी। तुम इनके घर के वॉशरूम का लाल बैग होगी, जो तुम्हें अंदर वाली तफसील भी पता है। साथ खाते थे, सोते थे, तो वॉशरूम में भी जाते होंगे। ओह,
बीबी, थाईलैंड के मॉडर्न गटर की बदबू, इस लड़की के हाथ में क्या किसी जिन का हाथ है? यकीनन तुमने ये तस्वीर साहिर की किसी सोशल अकाउंट से कॉपी की, इनकी यूनी दौर की, और मुझे आकर बहुत ही कोई लोली लंगड़ी कहानी सुनाकर अपने पैरों पर खुद टोका मार दिया। मैंने कहा था मासूम सिर्फ मैं मुंह से लगती हूँ। अब मेरे साहिर पर तुम इस किस्म का घटिया बहतान लगाने पर तुम्हारे साथ क्या होगा वो सोचो। ईमान ने पहले तो इन दोनों फोटोज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े किए, हवा में उड़ाते इस पर वेल डाली और फिर फाइनली अपने दिल की हसरत पूरी की जोई के बाल मुट्ठी में जकड़े कि क्या कर रही हो वैशी, मैं कॉप्स को बुला लूँगी अगर तुमने मुझे कुछ कहा। जोई की जान के लाले पड़े, मगर अभी तो ये स्टार्ट था। तो अपने कॉप्स को बुला या पॉप्स को, तेरी चटनी तो मैं बनाती हूँ। रही बात पाकिस्तान की पुलिस की, जब दौड़तों का मामला हो तो शेर के बच्चे बीच कूदने का रिस्क ही नहीं लेते। मेरी जान, इसका रिवाज ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जबड़ा इन्हीं का हिलेगा। ईमान ने दोनों हाथों से जी भर के इसके बाल नोचे। जब कलेजे में ठंड पड़ी तो पकड़ कर ऐसा धक्का दिया कि जोई की चीखें सुनकर जो अहले खाने का काफिला जमा था सब ने मिलकर गिरती लड़कती जोई को संभाला, जबकि अन्नान तो ईमान के खूंखार तासुरात देख कर ही अपनी जगह थम गया। हुआ क्या है लड़की, क्यों सुबह सुबह इस पर चढ़ रही हो? अरीशा ने जब बेचारी जोई का उजड़ा हाल देखा तो अपना सर थाम गई। अलबत्ता नाना जान की कलेजे को भी कंबाइन ही ठंडक पड़ रही थी। वो हादी और लीजा दबा दबा मुस्कुरा कर ईमान का हौसला बढ़ा रहे थे। इन वाहियात नागिन को आप लोग जितना जल्दी है यहाँ से चलता करें, वरना ये किसी को खा जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और तुम मम्मी डैडी बच्चों निगड़ी, आइंदा अपनी फसादी खुराफाती दिमाग को हम पंजाबियों से उलझाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तुम उर्दू इंग्लिश मिक्स फिरंगियों की अकल मत फुस होती है, वही हमारी का स्टार्ट होता है। ईमान ने घूर कर सबको वार्न करने के साथ ज़मीन पर गिर कर अपने कैरोटीन बालों का बेड़ा गर्क महसूस करके नफरत भरा रोती जोई को भी आंखें निकाले। इनफ इज़ इनफ, मत भूलो वो मेरी बीवी है। अनान को लगा मतलब पूरा होने तक जोई को सपोर्ट करना बनता है, और ज़रा बोले ये इसकी आज की सबसे बड़ी भूल थी। किसी गोली के फायर की तरह ईमान ना सिर्फ इसकी तरफ लपकी बल्कि इसका जबड़े से पकड़ कर गालियाँ अंदर को धंसा कर गज़ब से फुंकारी। तो अपनी बीवी को कहे अन्नान साहब, सबकी बीवी माँ ना बने, समझे? वैसे तो अब समझ आई तुम जैसे शेर को चूजा बनाने के पीछे इस मनूस का हाथ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जिस लड़की ने तुम्हें इतना जलील ख्वार किया, इसे अब तक निकाह में रखा ही क्यों है तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दो मिलकर कोई मकरूम मंसूबा बना रहे हो? ईमान की छठी हिस्स ने हर फर्द को दहलाया। जियान, अरीशा, रोहा, यहाँ तक कि ऐदा ने भी मशकूक होते अन्नान को देखा, जबकि अन्नान को सबसे नज़र चुरानी पड़ी। उठो जोए, मैं तुम सबको किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अन्नान ने रोती हुई जोए का हाथ पकड़ा और हिकारा से सबको देखता इसे उठाए। ईमान को बुरी तरह परे धकेलता बिपरी मौज बना वहाँ से चला गया। काश तुम्हारा वो हाथ कर सकती जिससे तुमने इस नजस औरत को छुआ है। अन्नान और आप सब जाए या ये बड़ी कलेश है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। ईमान ने सबकी खुद में नज़र भापे सबको चलता किया, लेकिन सभी फिक्रमंद थे। तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती ईमान, दूर रहो इस पागल से और इस औरत से भी। जियान के लहजे में वाज़ेह खौफ था। ऐदा भी मम्मी की हमरा अंदर लपकी। नाना जान ने आंख विंक करते ईमान को देखा और अरीशा और छोटी पलटून को भी ले गए, जबकि ईमान मुट्ठियां भीज गई। अन्नान ने जोई का हाथ कमरे में लाकर छोड़ा और गर्दन से दबोचे इससे दीवार से लगा। ये प्लान था तुम्हारा? क्या तुमने कोई रिसर्च किए बिना वो सब कहा? बोलो जोई, क्या वाकई साहिर का ऐसा कोई ताल्लुक था? अन्नान को जोई की कम अकली पर इस वक्त जो गुस्सा था इसकी इंतहा न थी। पता नहीं, लेकिन ये सच है कि वो 6 माह थाईलैंड में रहा है। इसने वहाँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किसी डिफेंस ब्यूरो में जॉब भी की थी, ये कन्फर्म है। और इस न्यूज़ से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। वो तस्वीरें वाकई इसकी फेलोज़ की थी। इसका कोई अफेयर नहीं रहा, लेकिन हमें बनाना तो होगा, वरना ईमान कैसे इससे बदगुमान होगी। बेफिक्र रहो, ये एक रिहर्सल थी। मैं जानना चाहती थी कि ईमान किस हद तक जा सकती है और इसका साहिर पर कितना यकीन है, ताकि मेन वार उसी मुताबिक हो। जोई ने फ़ौरन से इससे गर्दन छुड़वा कर अपना असली प्लान बताया, जिस पर अन्नान भी लम्हा में कूल डाउन हुआ। रिहर्सल के चक्कर में गंजी हो जाओगी तुम, क्योंकि अव्वल तो वो किसी पर एतबार करती नहीं, कर ले तो तोड़ते नहीं। अब क्या करोगी तुम? अन्नान के तंजिया तीर जारी थे, पर जोई ने भरपूर तहम्मुल रखा। अब मैं अपने लोगों को इस डिफेंस ब्यूरो भेजकर पता करवाऊंगी कि वो कब जॉब करता था, किससे मिलता था, फ्रेंड सर्कल में कौन था। कोई ना कोई उसकी कमज़ोरी होगी। वैसे मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी को थाईलैंड में कुछ दिन पहले भी देखा था। तुमने जब पिक्चर दी तब मैं इतना गौर नहीं कर सकी।
ज़ोए इस वक्त कारोबारी बनकर बात कर रही थी, जबकि अन्नान की कनपट्टी की रगें उभरी। शायद वो मुझ पर नज़र रख रहा था, और क्या काम होगा उसका जॉब इसकी। अगर कोई ऑफिस प्रोजेक्ट था तो मामूली ही होगी। जो भी है, सिर्फ 6 दिन दे रहा हूँ तुम्हें ज़ोए, इसके बाद सब ख़त्म। अगर तुम कामयाब होती हो तो आज़ादी मिलेगी, और नाकाम होती हो तो मौत। अन्नान उसकी आंखों में हिकारत से आंखें गाड़ते वॉर्न किया, और इसके उजड़े बिखरे बालों पर निगाह गैस डालता कमरे से निकल गया था। ज़ोए अपने बाल ड्रेसिंग के सामने आकर ब्रश की। ईमान, यू विल पे फॉर दिस एवल डार्लिंग। तुम मेरे बहुत काम की हो। जहर खन खुद कलाम नहीं करते। ज़ोए ने अपने बात संवारने के साथ ही नजस कहा लगाया। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी इस नावल की आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, और माज़रत चाहती हूँ लेट किस्त के लिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।